अध्याय 111 जंगल में एक मुठभेड़। भाई शी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा ताओवादी योद्धा शी म्यू का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी छाती से कुछ ताबीज के टुकड़े, हल्के पीले रंग की जादुई स्याही की एक शीशी और एक पृथ्वी गुण वाला आत्मा पत्थर निकाला। फिर उसने उन्हें शी म्यू को सौंप दिया। शी म्यू ने सामान अपनी मेज पर रख दिया। फिर उसने एक जादुई ब्रश निकाला और एक जादुई कागज फैलाया। उसने एक हाथ में स्पिरिट स्टोन पकड़ा और दूसरे हाथ से जादुई पात्र बनाने शुरू कर दिए। हल्के पीले रंग के चाम अक्षर एक एक करके कागज पर दिखाई देने लगे। कुछ ही मिनटों में एक गोल्डन आमा चाम बनकर तैयार हो गया। शी म्यू के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। गढ़ में सबसे ज्यादा मांग किया जाने वाला जादुई मंत्र स्वर्ण कवच था, इसलिए इन मंत्रों में शी म्यू की सफलता दर आश्चर्यजनक थी। भले ही उन्होंने अपनी असाधारण दृष्टि का इस्तेमाल न किया हो, उन्होंने शेष बची जादुई स्याही, कागज और आत्मा पत्थर को पूर्ण कागज के ताबीज के साथ ताओवादी योद्धा को लौटा दिया। जादुई ताबीज बनाने में भाई शी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। हमारे संप्रदाय में कुछ ऐसे जादूगर हैं जो ढेर सारी सामग्री बर्बाद करने के बाद भी एक भी जादुई ताबीज नहीं बना पाते। ताओवादी योद्धा ने ताबीज स्वीकार करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे भाई किन मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कम पैसे नहीं लूंगा, चाहे आप मेरी कितनी भी तारीफ करें। यह वही पुराना नियम है, एक जादुई ताबीज के लिए 2 करतब। शी म्यू ने मजाक करते हुए अपना टोकन निकालकर मेज पर रख दिया। जरूर। युवक ने अपना टोकन निकाला और उसे 2 बार रगड़ा। उसके अंदर से 2 चमकदार बिंदु निकले और शी म्यू के टोकन में समा गए। युवक ने आभार व्यक्त किया और कमरे से बाहर जाने लगा। उसने दरवाजा खोला ही था कि काले कछुआ संप्रदाय का एक और नीले वस्त्रधारी शिष्य अंदर आया और बोला, भाई शी, आप आखिरकार वापस आ ही गए। मैं आपको एक बार फिर परेशान करना चाहता हूँ। कृपया मेरे लिए एक शरीर उठाने वाला ताबीज तैयार करें। शी म्यू ने बाहर देखा तो उसके दरवाजे के बाहर 2 और शिष्य खड़े थे। ये देखकर वह निराशा से मुस्कुराया। बाई यू कसियू अभी भी बैठक कक्ष में पत्थर की मेज के पास बैठा था। ये देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने तुरंत कहा, बैठक स्थगित की जाती है। फिर वह मुड़ा और अपने पत्थर के कमरे की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी आंखों में एक कठोर भाव उभर आया और एक नाजुक और खूबसूरत आकृति उसके मन में तैरने लगी। हुन्फ, मैं इसे उसका सौभाग्य मानता हूँ, लेकिन अगली बार उसकी किस्मत ऐसी नहीं होगी। इस शापित जगह पर एक प्रमुख हो तियान योद्धा कभी भी मर सकता है। बाई यू कसियू ने अपने कमरे में लकड़ी की मेज पर हाथ पटका और दुष्ट स्वर में कहा। आधे घंटे बाद शी म्यू ने आखिरी मनचाहा जादू पूरा कर लिया। अपने टोकन में अतिरिक्त 20 करतब अंक देखकर वह मुस्कुराया। अब उसे युद्ध की कठिनाइयों को सहना था और संघ के पिछले बेस कैंप में अपनी वापसी का इंतजार करना था। उसके संचित पराक्रम अंक तब उसके बहुत काम आने वाले थे। 7 बड़े संप्रदायों के संसाधन इस अड्डे पर एकीकृत थे। कोई भी अपने कर्तव्य अंकों का आदान प्रदान वहां संग्रहित दुर्लभ सामग्रियों से कर सकता था, जैसे कि कीमती स्पिरिट स्टोन, शक्तिशाली जादुई हथियार, दुर्लभ जड़ी बूटियां और गोलियां। यहाँ तक कि अन्य संप्रदायों की साधना कलाएं और मार्शल आर्ट तकनीकें भी प्राप्त करना संभव था, बशर्ते आपके पास पर्याप्त कर्तव्य अंक हों। शी म्यू ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने एक छोटी जैड की बोतल निकाली और एक हड्डी तड़का लगाने वाली गोली अपने मुंह में डाल ली। थोड़ी देर बाद उसका रंग बदल गया। उसका चेहरा कभी नीला कभी सफेद दिखाई देने लगा। उसके कपड़ों में हल्का सा उभार आ गया था, मानो किसी अदृश्य हवा के झोंके ने उन्हें हिला दिया हो। शी म्यू ने बहुत देर बाद अपनी आंखें खोलीं। वह बहुत खुश लग रहा था। आखिरकार उन्होंने अभी अभी एक सफलता हासिल की थी और स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला में एक और स्तर ऊपर चढ़ गए थे। पिछले 1 साल से उसे लगातार अभियानों पर जाने के आदेश मिल रहे थे। वह खतरनाक इलाकों में भटकता रहा था और एक कठिन जीवन जी रहा था। हालांकि उसने अपने अभ्यास में कभी कोई कमी नहीं दिखाई। दरअसल युद्ध की इन चरम परिस्थितियों में जहां वह लगातार मारकाट करता रहा था, उसकी क्षमता और भी बढ़ गई थी। वह गोलियों की मदद से स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के 4थे चरण तक पहुंच गया था। इसके अलावा वह 5वें चरण तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। इसके अलावा वह एक ही झटके में हो तियान क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश कर गया था। उन्होंने कई महीने पहले चंद्र निगलने की कला की सहायता से आत्मिक शक्ति संचय करने की कला के 4थे चरण को भी पार कर लिया था। हालांकि 4थे चरण में कदम रखने के बाद से चंद्र ऊर्जा को क्रिस्टल कैप्सूल में बदलने की गति धीमी हो गई थी। उसकी वर्तमान गति से चांदनी को संचित करने का एक पूरा महीना का प्रयास केवल चावल के दाने के आकार के क्रिस्टल में ही संघनित हो सकता था। इसके अलावा यह उसकी जादुई शक्ति को बहुत कम ही बढ़ा सकता था। इसलिए उसने लंबे समय से एक सेम के आकार के चांदनी क्रिस्टल को संचित करके अपनी आत्मिक शक्ति में प्रगति करने की आनंददायक अनुभूति का अनुभव नहीं किया था। हालांकि यह कोई अजीब बात नहीं थी। आत्मिक शक्ति संचय कला का चरण जितना ऊंचा होता है, अगले चरण में आगे बढ़ने में कठिनाई का स्तर उतना ही ज्यादा होता है। शी म्यू ने अनुमान लगाया था कि आत्मिक शक्ति संचय करने की कला के 5वें चरण में कदम रखने के लिए उसे कम से कम 2 साल बिताने होंगे। भले ही उसने चंद्रमा निगलने की कला की सहायता ली हो। उसने धीरे से आह भरी। फिर उसने अपना सिर हिलाया और आत्मा उपहास करते हुए हंसा। पुरानी कहावत सच साबित हुई, जो मिलता है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता वह उस सांप के समान है जो हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा हो। 2 साल के भीतर शी म्यू की वर्तमान स्थिति तक पहुंचना विकास की एक अत्यंत तीव्र दर मानी जा सकती है। शी म्यू जानता था कि चांद निगलने की कला अब तक उसकी साधना में सहायक रही है।
यह अकल्पनीय रूप से अजीब था कि उसे ये कला कैसे प्राप्त हुई। फिर भी वह अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं था। मानव का लालच वास्तव में असीम है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। शी म्यू ने आत्मचिंतन किया। फिर उसका उतावला मन अपनी सामान्य शांत अवस्था में लौट आया। उसने आंखें बंद कर लीं और अभ्यास शुरू कर दिया। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। जल्द ही रात हो गई। गढ़ में रहने वाले शिष्य दिन भर जी जान से जुटे रहे, इसलिए रात को आराम करने चले गए, सिवाय उन लोगों के जिन्हें गढ़ की रखवाली के लिए रात की पाली पर रखा गया था। शी म्यू ने चुपचाप दरवाजा खोला और दबे पांव खदान की सुरंग से गुजरा। वह जल्द ही उस विशाल पेड़ के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। खदान के बाहर की दुनिया शांति से भरी हुई थी। रात के आकाश में एक चमकीला गोल चांद लटका हुआ था। वह असाधारण रूप से चमकीला लग रहा था। भाई शी, क्या आप फिर से बाहर जा रहे हैं? एक शिष्य उस विशाल पेड़ के पास एक शिलाखंड के पीछे खड़ा था। वह रात की ड्यूटी पर था। जैसे ही उसने शी म्यू को सुरंग से बाहर निकलते देखा, उसने अपना सिर बाहर निकाला और उनका अभिवादन किया। शी म्यू ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर वह हल्की और शांत चाल से पास के जंगल की ओर बढ़ गया। शी म्यू हमेशा चांदनी रातों में बाहर ही रहता था। गढ़ में लगभग सभी लोग इस बात से वाकिफ थे। हालांकि शी म्यू काफी व्यवहार कुशल थे, इसलिए उन्होंने अपने अजीब व्यवहार के बारे में दूसरे शिष्यों को उचित स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने उन्हें बताया था कि वे गुप्त प्रशिक्षण ले रहे थे, जिसके लिए पर्याप्त चांदनी की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें चांदनी रातों में बाहर जाना पड़ता था। हैरानी की बात यह है कि किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ। आखिरकार दुनिया में कई अजीबोगरीब कलाएं हैं जिनके अभ्यास के लिए चांदनी की आवश्यकता होती है। शी म्यू 15 मिनट बाद जंगल में एक खुली जगह पर पहुंचा। ये जगह गढ़ से कुछ किलोमीटर दूर थी। उसने आसपास के इलाके की बारीकी से जांच की। उसे राहत मिली क्योंकि उसे अपने आसपास कुछ भी असामान्य नहीं मिला। वह अपने गढ़ में अकेला जादू करने वाला जादूगर था, इसलिए कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जासूसी करने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी किसी भी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए शी म्यू हर बार रात के अभ्यास के लिए बाहर जाते समय अपनी जगह बदल लेता था। उसने अपनी छाती से नीले कागज के 4 ताबीज निकाले, उन्हें अपने गले में डाला और एक मंत्र पढ़ने लगा। चारों ताबीज हल्के से चमके, फिर चमक धीमी पड़ गई। शी म्यू ने संतोष में सिर हिलाया। ये 4 कागजी ताबीज साधारण नहीं थे। इन्हें 4 तरफा जादुई ताबीज कहा जाता था। इन 4 जादुई ताबीजों का इस्तेमाल 4 तरफा सीलिंग फॉर्मूला बनाने के लिए किया जाता था। ये 300 मीटर के दायरे में आने वाली किसी भी संदिग्ध चीज या आवाज का पता लगा सकता था। कुछ महीने पहले शीमी ने ये जादुई ताबीज पाने के लिए 10,000 से ज्यादा चांदी और एक निम्न श्रेणी का अग्निगुणी आत्मा पत्थर खर्च किया था। उसने ये ताबीज पवन और अग्नि संप्रदाय के एक शिष्य से बदले में लिए थे, इसलिए जब वह चंद्र निगलने की कला का अभ्यास करते थे तो हमेशा सहज रहते थे। जादुई सूत्र स्थापित करने के बाद वह पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने चंद्र निगलने की कला का प्रदर्शन किया और स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया। चांदनी उसके स्वप्नलोक में पानी की तरह उमड़ रही थी। शी म्यू ने सफेद बंदर के रूप में पुनर्जन्म लिया और सिर उठाकर चांद को निहारा। चांदनी के सार की एक अविरल धारा उसकी आंखों में उतरने लगी। पूरी रात एक झटके में बीत गई। आसमान साफ और चमकीला होने लगा। स्वप्नलोक से लौटते हुए शी म्यू का शरीर फड़क उठा। उसे अपने मन में एक सेम के आकार का क्रिस्टल कैप्सूल ऊपर नीचे उछलता हुआ महसूस हुआ। उससे एक हल्की सी चमक निकल रही थी। शी म्यू ने क्रिस्टल ग्रेन का इस्तेमाल तब से बंद कर दिया था जब से उसे पता चला कि इससे उसे पहले जितना फायदा नहीं होगा, लेकिन उसने चांदनी का सार इकट्ठा करना जारी रखा ताकि क्रिस्टल ग्रेन और बड़ा होता रहे। वह देखना चाहता था कि अगर क्रिस्टल ग्रेन किसी और चीज में बदल जाए तो क्या होगा। शी म्यू ने एक लंबी सांस छोड़ी। फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। फिर वह मुड़ा और अपने गढ़ की ओर चल पड़ा। सुबह का आसमान धीरे धीरे चमकने लगा। सुबह की हवा में धुंध नाजुक नीले रंग की पट्टियों की तरह लहरा रही थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बहते पानी की आवाज सुनते ही शी म्यू एक टीले के ऊपर से कूद गया। उसने पास ही एक घुमावदार धारा बहती देखी। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। पूरी रात के अभ्यास ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। उसे प्यास लगी थी। वह नदी की ओर भागा और अपनी थैली में ताज़ा पानी भर लिया। वह उसे पीने ही वाला था कि उसे सामने से पानी के छींटे पड़ने की अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। उसका रंग बदल गया। उसने जल्दी से पानी की थैली रख दी, कमर से काला ब्लेड निकाला। फिर वह धीरे धीरे आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने लगा। उसने घनी झाड़ियों के झुरमुट से अपना सिर बाहर निकाला। आखिरकार उसे आवाज का स्रोत दिखाई दिया। पास ही एक गड्ढा था। वह नाले से जुड़ा हुआ था। गड्ढे में एक दुबली पतली युवती थी। शी म्यू ने उसकी चमकती और नंगी पीठ देखी। वह सुबह के कोहरे से ढकी हुई थी। उसके काले लंबे बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह झर रहे थे। उसके बाल पानी में उसके चारों ओर एक सुंदर कोहरे की तरह लहरा रहे थे। जब भी वह लड़की अपनी पतली सफेद भुजाएं पानी में हिलाती तो वही छपने की आवाज उत्पन्न होती। पानी की बूंदें उसके सुडौल कंधों से नीचे बहती हुई धारा में जा गिरीं। उगते सूरज की पृष्ठभूमि में उसकी सफेद त्वचा चमक रही थी। शी म्यू ने अपनी सांस रोक ली। उसका शरीर वहीं जड़ हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। लड़की पानी में पलटी। उसके खूबसूरत भरे हुए चेहरे की कोमल चोटियां दिखाई देने लगीं। अचानक शी म्यू को उसके चेहरे की एक झलक मिली। वह के था। शी म्यू को झटका लगा। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह एक कदम पीछे हटा। दुर्भाग्य से उसका पैर एक सूखी हुई टहनी पर पड़ा और उसमें से हल्की चटकने की आवाज आई।
वहाँ कौन है? के का मनमोहक चेहरा बदल गया जब उसने तेजी से अपना हाथ हिलाया। अचानक पानी से एक हरी बेल का बेत निकला और शी म्यू की ओर दौड़ा। शी म्यू का चेहरा बदल गया, उसकी अकड़न दूर हुई और वह जल्दी से खड़ा हो गया। फिर वह बेल से बचने के लिए पीछे कूद गया। धमाका! एक जोरदार आवाज हुई जब बेल का बेत उसी जगह गिरा जहां वह कुछ देर पहले खड़ा था। इस जोरदार हमले ने जमीन पर गहरा निशान बना दिया था। शी म्यू ये देखकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि के ने अपनी असली ताकत का ज्यादातर हिस्सा छुपा रखा था। हरी बेल का बेत फिर जमीन से उछला। वह किसी सांप की तरह आगे बढ़ा और उस पर झपटा। शी म्यू की भौहें सिकुड़ गईं। उसने जल्दी से अपनी कमर से ब्लेड निकाला। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और ब्लेड की कई परछाइयां बनाईं। ये परछाइयां बेल के बेत पर छा गईं। तभी एक लाल रोशनी चमकी और बेल की शाखा कई टुकड़ों में कट गई। बेल का बेत टुकड़ों में कटने के बावजूद मरा नहीं। कटे हुए हिस्से से एक काला तरल पदार्थ निकला और बेल का बेत बिजली की गति से बढ़ने लगा। उसका रंग काला पड़ गया और उसमें से मछली जैसी अप्रिय गंध आने लगी। शी म्यू चौंका। उसने जल्दी से अपना काला ब्लेड निकाला और उसे अपने शरीर के सामने क्षैतिज रूप से रखा। उसका दूसरा हाथ हिला और उसने एक आग के गोले वाली तकनीक वाला कागज का ताबीज निकाला। ओह भाई शे, यह आप हैं। शी म्यू को पता ही नहीं चला कि के पानी से बाहर आ गई है और उसने अपने कपड़े पहन लिए हैं। उसके लंबे काले बाल अभी तक संवारे नहीं थे, वे गीले होकर उसके कंधों पर लटके हुए थे। वह शी म्यू को उस स्थान पर खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अध्याय 112 लाल पात्रों में एक मिशन। के बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। वह अभी अभी पानी से बाहर आई थी। उसकी त्वचा की नमी ने उसकी स्वर्गीय सुंदरता में एक अनोखा आकर्षण भर दिया था। वह बेहद आकर्षक लग रही थी। बहन के, जब आप नहा रही थीं, तब मेरा आपको देखने का कोई इरादा नहीं था। सच तो ये है कि मैंने एक आवाज सुनी थी और मुझे लगा कि जंगल में कोई दुश्मन घूम रहा है, इसलिए मैं यहाँ देखने आया था। शी म्यू ने शर्मिंदा स्वर में उत्तर दिया। मैं पिछले कुछ समय से गढ़ में छिपी हुई हूँ और बहुत दिनों से नहाई नहीं हूँ, इसलिए मैंने सूरज निकलने से पहले यहाँ आकर नहाने का फैसला किया। के का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने शर्मिंदगी भरे भाव के साथ जल्दी से समझाया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और काली बेल की छड़ी जमीन में धंस गई। शी म्यू की आंखों में एक विचारशील भाव उभर आया जब उसने गायब हो रहे बेल के बेत को देखा। उसने और के ने एक दूसरे को देखा। कुछ देर तक वे कुछ नहीं बोले। उनके आसपास का माहौल अजीब हो गया था। जल्द ही भोर हो जाएगी, चलो जल्दी से वापस चलते हैं। शी म्यू खांसते हुए अपनी तलवार म्यान में वापस रख रहा था। फिर उसने बर्फ तोड़ने की कोशिश में कहा। के शर्मा गई, लेकिन उसने उसके विचार का विरोध नहीं किया। उसने अपने बाल ठीक किए और शी म्यू के साथ गढ़ की ओर चल पड़ी। सुबह सुबह पेड़ों के चारों ओर एक गर्म आभा थी। ऊंचे पेड़ों से होकर आती सूरज की कोमल और गर्म किरणें पूरे जंगल में एक चमक बिखेर रही थीं। इस मनमोहक वातावरण में एक लड़का और एक लड़की चुपचाप टहल रहे थे। उन्होंने एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। युवक लंबा और हट्टा कट्टा था, उसकी बाहें हवा की तरह लहरा रही थीं। युवती का शरीर छोटा और सुंदर था। वह डरपोक लग रही थी और उसके चेहरे के भाव नाजुक थे। भाई शी, आप दिन के इस समय बाहर हैं। क्या इसका मतलब है कि आप कल रात अभ्यास करने आए थे? शी म्यू के साथ चलने के लिए तेजी से दौड़ते हुए के की आंखें झपक गईं। फिर उसने पूछा। हाँ, शी म्यू ने जवाब में सिर हिलाया। भाई शी बहुत मेहनती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली योद्धा और कुशल जादू टोना करने वाले जादूगर हैं। ऐसा लगता है कि यह छोटी बच्ची कभी भी इस स्तर की कुशलता तक नहीं पहुंच पाएगी। जहां तक मुझे पता है, हमारे तियानयिन संप्रदाय की युवा पीढ़ी में भाई शी के बराबर कोई नहीं है। के की नजरें नर्म पड़ गईं और वह धीमे स्वर में बोली। सिस्टर के मेरी तारीफ करती हैं। आपकी लकड़ी जैसी जादुई कला वाकई लाजवाब है। आपने अभी जो बेल की छड़ी मंगवाई थी, वो कोई साधारण जादुई कला नहीं थी, है ना? शी म्यू ने सहज स्वर में पूछा। वह एक साधारण लकड़ी शैली की जादू कला थी। इसकी तुलना भाई शी के जादू कौशल से नहीं की जा सकती। ओह, बात तो ये है कि मेरे पास कागज के ताबीज खत्म हो रहे हैं, इसलिए मैं भाई शी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मेरे लिए कुछ अग्नि गेंद जादू के ताबीजों को निखारने के लिए कुछ समय निकालें। मुझे नहीं पता कि भाई शी के पास मेरे लिए कुछ खाली समय होगा या नहीं। के ने बातचीत का विषय बदलते हुए पूछा। अगर सिस्टर के मुझे आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराती हैं तो यह कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। शी म्यू ने आशाजनक लहजे में उत्तर दिया। बातचीत करते करते उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बन गए। जल्द ही वे गढ़ के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। चट्टान के नीचे विशाल वृक्ष के पास धमाका! अचानक एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी जब एक आदमी पास की झाड़ियों से बाहर निकला। के चौंक गई, लेकिन फिर उसने देखा कि वह बाई यू कसियू थी, तो उसे राहत मिली। शी म्यू ने भौहें चढ़ाईं। आप दोनों? बाई यू शियू ने उन्हें ऊपर से नीचे तक नापा। उसका रंग गहरा हो गया। उसने शी म्यू को एक भयंकर नजर से देखा। शी म्यू ने अपना सिर घुमाया और के की तरफ देखा। फिर उसने अपने शरीर की तरफ देखा। अचानक उसे एक एहसास हुआ। के गीले बाल अभी भी उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसके शरीर पर पानी की बूंदें दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी नहाया हो। शी म्यू का शरीर भी गीला लग रहा था। वह पूरी रात बाहर रहा था, इसलिए उसका पूरा शरीर ओस से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी अभी अभी नहाकर आया हो। दोनों की हालत एक जैसी लग रही थी, तो जाहिर था कि उन्हें गलत समझा गया था। के मन में भी यही विचार आया। उसे अचानक याद आया कि शी म्यू ने उसका नंगा शरीर देखा था।
इसलिए उसका चेहरा लाल और गर्म हो गया। बाई यू शियू को उसकी शर्मीली अभिव्यक्ति देखकर बहुत ईर्ष्या हुई। भाई कोई बात है क्या? अगर कोई बात नहीं है तो मैं विदा लेता हूँ, शी म्यू ने धीमी आवाज में कहा। फिर वह उस विशाल पेड़ की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि उसे स्थिति समझाना व्यर्थ होगा, और वह उसे कुछ भी समझाना नहीं चाहता था। के ने भी बाई यू शियू को प्रणाम किया। फिर वह उसके पास से गुजरी और शी म्यू के पीछे चल पड़ी। बाई यू शियू ने दर्द भरी नजरों से उनके पीछे हटते हुए आकार को देखा। उसकी आंखों में एक जहरीला भाव उभर आया। शी म्यू अपने कमरे में लौट आया। फिर वह बैठ गया और स्थिति पर विचार करने लगा। बाई यू शियू हमेशा से ही उसके प्रति शत्रुतापूर्ण रहा था। पिछले कुछ महीनों में उसने उसके लिए बहुत परेशानियां खड़ी की थीं। हालांकि उसने कभी अपनी सीमाएं लांघने की हिम्मत नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि शी म्यू उस गढ़ में एकमात्र आकर्षण जादूगर था। हालांकि सुबह एक भ्रामक घटना घटी थी। बाई यू शियू गुस्से से आग बबूला हो गया होगा, इसलिए शी म्यू ने अब से और भी ज्यादा सतर्क रहने का फैसला किया। उसे हर समय सतर्क रहना होगा। शी म्यू को गढ़ में अन्य शिष्यों के सामने अपनी अधिकांश शक्ति छिपाने की आदत थी। इसके अलावा उसके पास तरह तरह के जादुई मंत्र भी थे। इसलिए उसे बाई यू कसियू द्वारा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए रचे गए किसी भी हमले या साजिश से बचने का पूरा भरोसा था। यदि बाई यू शियू उसके विरुद्ध कोई बुरी योजना बनाता है तो शी म्यू चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा, वह नर्म नहीं पड़ेगा। शी म्यू पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी कमीज में हाथ डाला और एक काली हड्डी का टुकड़ा निकाला। उस पर एक शक्तिशाली दुष्ट बंदर को पालने की कला लिखी थी। शी म्यू के चेहरे पर अफसोस का भाव था। वह अभी भी इस महान कला का अभ्यास नहीं कर सका। स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के चौथे चरण में पहुंचने के बाद शी म्यू ने अपने करतब अंक दानव क्यूई की एक बोतल और स्वर्गीय वानरों के कुछ रक्त से बदल लिए थे। उन्होंने संघ के आधार शिविर से अपने करतब अंक बदले थे। फिर उन्होंने इन चीजों की मदद से कई बार एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संचित वास्तविक क्यूई दानव क्यूई के हमले का सामना करने के लिए बहुत कमजोर साबित हुई। उसने स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के 5वें चरण तक पहुंचने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी। उसके बाद शायद वह एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला का अभ्यास शुरू कर सके। शी म्यू ने आह भरी और हड्डी का टुकड़ा एक तरफ रख दिया। फिर वह स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास करने लगा। परंपरा के अनुसार गढ़ द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा करने के बाद वह कई दिनों तक आराम कर सकता था। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। शी म्यू दिन में स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला और रात में चांद निगलने की कला का अभ्यास करता रहा। हालांकि बाई यू शियू ने एक बार भी उससे झगड़ा नहीं किया। तीसरे दिन शी म्यू सुबह सुबह चांद निगलने की कला का अभ्यास करके सुरंग में लौट आया। सुरंग में प्रवेश करते ही उसके हाव भाव बदल गए। 1 दर्जन से ज्यादा शिष्य मेज के चारों ओर जमा हो गए थे। वे गंभीर चेहरे बनाए चुपचाप बैठे थे। भाई शी, हम आपका इंतजार कर रहे थे, जल्दी से बैठ जाइए। युवा ताओवादी योद्धा ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। यह वही व्यक्ति था जिसने कुछ दिन पहले शी म्यू से अपने लिए एक स्वर्ण कवच मंत्र परिष्कृत करने को कहा था। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? शी म्यू ने पूछा। अचानक के मुस्कुराया और उसे बैठने के लिए एक पत्थर के स्टूल की ओर इशारा किया। शी म्यू ने कुछ देर सोचा, फिर वह चलकर बैठ गया। बाई यू कसियू की आंखों में एक दुष्ट भाव चमक उठा, पर उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसकी गर्दन पर एक नीली नस उभर आई थी। अब जब हम सब यहाँ हैं, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। सब लोग पहले इसे देख लो। उसने गहरी सांस ली और शी म्यू और के से नजरें हटा लीं। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और सफेद प्लेट निकाली। अचानक उसकी सतह से एक सफेद रोशनी उठी और हवा में सफेद प्रकाश पटल की एक परत में संघनित हो गई। फिर उस पर गहरे लाल अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। ये देखकर शी म्यू का चेहरा बदल गया। संघ ने शिष्यों को मिशन वितरित करने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने कुछ मानक निर्धारित किए थे। साधारण मिशन सफेद रंग में और विशेष मिशन काले रंग में दिखाई देते थे। हालांकि असाधारण रूप से महत्वपूर्ण मिशन गहरे लाल रंग में दिखाई देते थे। अन्य शिष्य भी आश्चर्यचकित रह गए जब उनकी नजर लाल पाठ पर पड़ी। मुझे आज सुबह संघ से यह मिशन मिला है। वे चाहते हैं कि हम बर्बर लोगों के गढ़ों में से एक पर चुपके से हमला करें। ये गढ़ पर्वत श्रृंखला से 30 किलोमीटर दूर है। बर्बर लोग अपना राशन और चारा वहीं जमा करते हैं, इसलिए हमें उनके सैन्य रसद को जलाने का आदेश मिला है। बाई यू कसियू ने चारों ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, पहाड़ के पास एक गढ़ जहां राशन और चारा रखा जाता है। मुझे मत बताओ कि यह वही गढ़ है जो ईगल गली के आसपास है। पवन और अग्नि संप्रदाय के एक शिष्य ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। हाँ, यह वही है। बाई यू शियू ने भावहीन चेहरे के साथ सिर हिलाया। ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने उस गढ़ की जांच की है। उसका इलाका बेहद खतरनाक है। सैकड़ों बर्बर लोग गढ़ की रखवाली करते हैं। इसके अलावा वहाँ कई टोटेम योद्धा तैनात हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से सिर्फ 1 दर्जन लोग ही उनसे निपट सकते हैं। पवन और अग्नि संप्रदाय के शिष्य ने चिंतित स्वर में कहा। यूनियन ने यह मिशन गहरे लाल अक्षरों में भेजा है, इसलिए यह जाहिर तौर पर बेहद खतरनाक होगा। हमारे पास इसे अंजाम देने के अलावा कोई और चारा नहीं है। बाई यू कसियू ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा। ये शब्द सुनकर आसपास के शिष्यों का दिल बैठ गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जिन शिष्यों ने संघ के आदेश को अस्वीकार करने का साहस किया, उन्हें कठोर दंड दिया गया। यहाँ तक कि सबसे छोटी सजा में भी उनके साधना कौशल को सील कर देना शामिल था।
फिर उस शिष्य को कठोर श्रम करने के लिए अन्य स्थानों पर भेज दिया जाता था। सबसे कठोर सजा में उनके साधना कौशल को पूरी तरह से मिटा देने का आदेश शामिल था। फिर उस शिष्य को चौकीदार के पद पर पदावनत कर दिया जाता था और उसे जीवन भर के लिए संप्रदाय में कैद कर दिया जाता था। यह मिशन बेहद कठिन है, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए जरूरी अंक बहुत ज्यादा होंगे। एक ही झटके में 800 अंक, और ये संख्या आपके योगदान के आधार पर तय की जाएगी। बाययू कसियू ने शिष्यों पर अपनी दृष्टि डालते हुए समझाया। ये समाचार सुनते ही शिष्यों के चेहरे पर उदासी छा गई। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो चलिए ठोस योजना पर चलते हैं। बाययू कसियू ने अपनी छाती से एक कागज निकाला और उसे मेज पर फैला दिया। फिर उस पर घाटी का स्थलाकृतिक नक्शा बनाने लगा। मैं एक बार ईगल गली गया था। वह मूल रूप से लुटेरों के एक गिरोह का पहाड़ी गढ़ था। उनके गढ़ का स्थान पता लगाना मुश्किल था। बर्बर लोगों के आक्रमण के बाद लुटेरे उसे छोड़कर भाग गए। फिर बर्बर लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और वहां अपना राशन और अन्य सामान जमा करने लगे। मुझे उनका इलाका मोटे तौर पर याद है, इसलिए मैंने इसे आपके संदर्भ के लिए बनाया है, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने दूसरों को नक्शा दिखाया। शी म्यू ने भी उसे देखा। बाययू शियू ने ईगल गली का एक विस्तृत नक्शा बनाया था। उस घाटी के आसपास की सभी जगहों को भी नक्शे पर साफ साफ चिन्हित किया गया था। लौकी के आकार की पहाड़ी घाटी में कुछ इमारतें उभरी हुई थीं। ये किसी शहर में बने किसी गढ़ जैसा लग रहा था। ये गढ़ 2 हिस्सों में बटा हुआ था, भीतरी परत और बाहरी परत। शी म्यू ने नक्शे को देखा और पवन और अग्नि संप्रदाय के उस शिष्य को देखा जो पहले ईगल गली में गया था। उसे ये देखकर तसल्ली हुई कि शिष्य को नक्शे से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका भूभाग ही मुख्य समस्या थी। जैसा कि भाई झेंग ने अभी कहा, ईगल गली की रखवाली करने वाले लोग संख्या में बहुत ज्यादा हैं। वे बहुत मजबूत भी हैं, इसलिए हमें सीधा हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ 1 दर्जन लोग हैं। बाययू कसियू ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए कहा। क्या भाई बाई ने पहले से ही कोई शानदार योजना सोच ली है? के ने मुस्कुराते हुए तीखी आवाज में पूछा। हे, यह कोई बहुत बढ़िया योजना नहीं है। मैंने अपने कुछ साथी भाइयों के साथ इस पर चर्चा की है। हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि हमें 2 समूहों में बंट जाना चाहिए। एक समूह अपने गढ़ के बाहर हमले का नाटक करेगा, पहरेदारों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें लुभाने के लिए। दूसरा समूह इस मौके का फायदा उठाकर उनके गढ़ में घुस जाएगा। फिर वे अंदर जमा सारा सामान जलाने के मौके का इंतजार करेंगे, उसने के को मुस्कुराते हुए समझाया। पत्थर की मेज के चारों ओर बैठे सभी लोग योजना सुनते ही गहरी खामोशी में डूब गए। उनमें से कुछ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जबकि कुछ अन्य ने विचारशील भाव प्रकट किया। यह वाकई कोई शानदार योजना नहीं थी, लेकिन ये ठीक और स्वीकार्य थी। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने की उनकी संभावनाएं ज्यादा थीं, बशर्ते कि उन्हें कोई दुर्घटना न झेलनी पड़े। सबने कुछ देर तक विचार किया। अंततः किसी ने इसका विरोध नहीं किया। चूंकि सभी सहमत हैं, तो आइए आवंटन योजना पर चर्चा करें। बाययू कसियू मुस्कुराया जब उसने देखा कि उसकी योजना स्वीकार कर ली गई है। अध्याय 113 ईगल गली। सभी शिष्य बाययू शियू की ओर देखते रहे और उसकी अगली योजना की प्रतीक्षा करने लगे। गढ़ में घुसपैठ करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। इस तरह उद्देश्य बेहद मुश्किल हो जाएगा और हम अपने गुप्त हमले का नतीजा हासिल नहीं कर पाएंगे। मैंने इस बात पर विचार किया है और एक निर्णय पर पहुंचा हूं। मुझे लगता है कि इस काम के लिए 4 लोग काफी होंगे। तो आइए एक योजना बनाते हैं। घुसपैठ दल के सदस्यों में मैं, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के भाई किनजिंग, पवन और अग्नि संप्रदाय के भाई डी टोंग और काले दानव संप्रदाय के भाई शी म्यू शामिल होंगे। बाकी लोग दुश्मन के खेमे के बाहर एक समन्वित और बनावटी हमला करेंगे और उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। बाययू कसियू ने शांत भाव से कहा। योजना सुनते ही शी म्यू के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन वे पल भर में अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए। युवा ताओवादी योद्धा और एक लंबे सांवले रंग के युवक को भी इस घुसपैठ दल का सदस्य नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने शरीर को हल्के से हिलाकर शी म्यू का अभिवादन किया, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। अन्य शिष्यों ने मन ही मन राहत की सांस ली क्योंकि उन्हें घुसपैठ दल में नहीं चुना गया था। वे जानते थे कि गढ़ में घुसने से उन्हें उच्च उपलब्धि अंक मिलेंगे, लेकिन ये कार्य दुश्मन के शिविर के बाहर नकली हमला करने के कार्य से कहीं अधिक खतरनाक था। आखिरकार उनका दुश्मन काफी शक्तिशाली था, हालांकि वे कमजोर थे और संख्या में बहुत कम थे। इसलिए अगर घुसपैठ के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि कोई भी घुसपैठ दल का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। इसके अलावा कई लोग शी म्यू की आंखों में संदेहपूर्ण भाव देखकर खुश हुए। भाई बाई, आप तीनों को हम तीनों में सबसे जबरदस्त योद्धा माना जाता है, लेकिन भाई शी जादूगर के रूप में बेहतर हैं। उनकी मार्शल आर्ट इतनी मजबूत नहीं है कि आप तीनों के बराबर आ सकें, इसलिए उन्हें इस खतरनाक घुसपैठ के काम में शामिल करना अनुचित लगता है। कि ने चुप्पी तोड़ी और कहा, बहन के, मैंने भाई शी को केवल उनके जादूगर होने के कारण चुना है। बाययू शियू ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए समझाया, मेरे पास एक मध्यम स्तरीय जादुई ताबीज है। यह अग्नि गुण वाला ताबीज है। इसे उग्र बादल जादुई ताबीज कहते हैं। हम चारों सफलतापूर्वक अंदर घुसने के बाद सही समय पर इस जादुई ताबीज को सक्रिय कर सकते हैं। फिर हम बिना किसी कठिनाई के सारा खाना और अन्य सामग्री जला सकते हैं।
लेकिन इस जादुई ताबीज को उत्तेजित करने के लिए किसी जादूगर की शुद्ध जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरे पास भाई शी को घुसपैठ दल में शामिल होने के लिए कहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बायू कसियू ने अपने सीने से एक लाल कागज का ताबीज निकाला। उसकी सतह पर कुछ ज्वलंत लाल ताबीज के अक्षर बने हुए थे। वे तीव्र जादुई शक्ति की एक लहरदार लहर बिखेर रहे थे। लाल कागज का ताबीज देखकर शिम्यू को बहुत आश्चर्य हुआ। शिम्यू ने यह मध्यम स्तर का जादुई ताबीज पहली बार देखा था, लेकिन उसने इसकी चमत्कारी शक्ति के बारे में सुना था। दुश्मन के गढ़ में सब कुछ जला देने का काम इस ताबीज की मदद से जरूर आसान हो जाता। के की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने वाली हो। चूंकि भाई बाई ने सोच समझकर यह योजना बनाई है तो मुझे उनके साथ जाने में खुशी होगी। शिम्यू ने के की ओर हाथ हिलाया और हल्के से हंसते हुए कहा, भाई शी सचमुच एक नेक इंसान है। इस मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर आपको एक प्रथम श्रेणी का योद्धा माना जाएगा। खैर, तो फिर बात तय हो गई। सभी को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम आज दोपहर निकलेंगे और शाम ढलने से पहले ईगल गली के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम रात में ही हमला शुरू करेंगे। बायू कसियू ने शिम्यू पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली और बनावटी मुस्कान के साथ कहा। बाकी लोगों की राय अलग नहीं थी, इसलिए ये शब्द सुनते ही वे तितर बितर हो गए। फिर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। शिम्यू भी अपने कमरे में लौट आया। वह कुछ देर इधर उधर घूमता रहा, मानो किसी बात पर विचार कर रहा हो। अचानक उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव फैल गया। बायू शियू ने उसे घुसपैठ दल का हिस्सा बनने के लिए चुना था। इससे उसके असली इरादे उजागर हो गए थे। हालांकि शिम्यू को पूरा भरोसा था कि वह इस काम में बच जाएगा, बशर्ते उसका सामना किसी जियान तियान योद्धा से न हो। इसके अलावा शिम्यू बायू शियू के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसने पहले ही अपनी बुरी योजना शुरू कर दी थी। दस्तक। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। शिम्यू ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। वह के थी। उसने एक लंबी हरी पोशाक पहनी हुई थी। बहन के, क्या बात है? शिम्यू ने उसे अपने कमरे में बुलाते हुए पूछा। भाई शी, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे और आपके रिश्ते की वजह से। मेरी ही गलती है कि अब आपके और भाई भाई के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं। अगर कुछ दिन पहले ये गलतफहमी न हुई होती तो शायद वो आपको घुसपैठ टीम में शामिल होने के लिए न कहते। के कमरे में दाखिल हुई। फिर उसने चेहरे पर माफी मांगते हुए कहा, हे सिस्टर के, आपको किसी भी बात के लिए दुखी होने या खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। काला कछुआ संप्रदाय लंबे समय से काले दानव संप्रदाय से झगड़ा करता आ रहा है, इसलिए इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। शिम्यू की आंखें चमक उठीं और उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन बहन के को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपनी सुरक्षा के साधन हैं, भले ही मुझे दुश्मन के गढ़ में घुसना पड़े। असल में आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। जब आप दुश्मन के खेमे के बाहर दूसरे लोगों के साथ कोई बनावटी हमला करें तो आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए। के एर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शिम्यू ने उसे बीच में ही रोक दिया। ठीक है, अगर भाई शी ऐसा कहते हैं तो। के की खूबसूरत आंखें गहरी हो गईं। उसने अपनी छाती से एक हरे कागज का ताबीज निकाला। उस ताबीज से हरे प्रकाश की एक लहरदार लहर निकल रही थी। ये प्रकाश किसी जीवित प्राणी की तरह घूम रहा था। यह एक कायाकल्प करने वाला ताबीज है। कृपया इसे अपने साथ रखें, यह आपकी मदद करेगा। उसने कागज का ताबीज शिम्यू को देते हुए कहा। शिम्यू के चेहरे के भाव बदल गए। कायाकल्प करने वाला ताबीज बस एक साधारण लकड़ी का जादू था, लेकिन इसे बनाना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा इस ताबीज को निखारने की लागत दूसरे साधारण जादुई ताबीजों से कहीं ज्यादा थी। दरअसल शिम्यू भी इस जादुई ताबीज को नहीं बना सकता था। इस जादुई ताबीज में जख्मों को जल्दी भरने की क्षमता थी, इसलिए इसकी मांग बहुत ज्यादा थी। लेकिन यह एक दुर्लभ चीज थी। युद्ध के दौरान इसकी कमी और भी बढ़ गई थी। यह एक अनमोल और जीवन रक्षक जादुई ताबीज है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सिस्टर के को इसे अपने पास रखना चाहिए। शिम्यू ने सिर हिलाया और ताबीज स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भाई शी, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कई कायाकल्प करने वाले ताबीज हैं। के मुस्कुराया और उसने कागज का ताबीज जबरदस्ती शिम्यू के हाथ में थमा दिया। तो बहुत अच्छा, ये रहे कुछ कागजी ताबीज जो युद्ध के दौरान तुम्हारी रक्षा करने में मदद करेंगे। शिम्यू ने के की उंगलियों से अपनी हथेली तक पहुंचती सुखद गर्माहट महसूस की। इससे उसका दिल गर्मजोशी से भर गया और उसने एक संक्षिप्त सिर हिलाकर कायाकल्प ताबीज स्वीकार कर लिया। फिर उसने अपनी छाती से कुछ अग्नि गेंद और जल तलवार ताबीज निकाले और के को दे दिए। के एर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कागज के ताबीज खुशी खुशी स्वीकार कर लिए। दोनों काफी देर तक यूं ही बातें करते रहे। फिर के ने उसे अलविदा कहा और चली गई। सुरंग के दूसरी ओर एक गुप्त स्थान पर उसी समय बायू शियू काले कछुए संप्रदाय के एक हटे कट्टे शिष्य के साथ खड़ा था। वे दोनों बातचीत में मग्न लग रहे थे। भाई, मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। संघ ने अचानक यह मिशन क्यों जारी किया? मैं मानता हूं कि हमारा गढ़ उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वह दुश्मन के इलाके की टोह लेने का काम बखूबी कर रहा है। इसलिए अगर हमारा गढ़ टूट गया तो संघ को बहुत नुकसान होगा। मोटे युवक ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हे, ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। बायू कसियू मुस्कुराया। हालांकि उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनियन को कुछ बड़ा काम करना है? अचानक मोटे युवक की आंखें चमक उठीं और उसके दिमाग में एक विचार आया। एक जानकारी है जो मैंने दूसरों से छिपाई थी।
संघ के संदेश में एक सकारात्मक बात थी। उन्हें हाल ही में पता चला है कि बर्बर लोगों ने इस इलाके को तबाह करने का फैसला किया है, क्योंकि हम उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। इसलिए ये गढ़ अब सुरक्षित नहीं है और इसे तुरंत खाली कर दिया जाना चाहिए। यह मिशन इस जगह को खाली करने से पहले हमारा आखिरी मिशन है। बायू कस्यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ओह, तो ऐसा है। मोटे आदमी को सब कुछ समझ आ गया था। मैं इस आदमी से निपटने के तरीके सोच रहा था। शी म्यू, यह मिशन सही समय पर आया। बायू कस्यू ने अपने ऊपरी होंठ चाटे और दुष्ट स्वर में कहा, हे भाई भाई सचमुच अद्भुत हैं। मोटा शिष्य मुस्कुराया और प्रशंसा भरे स्वर में बोला। अंततः रात हो गई। चमकता चांद आसमान में लटक रहा था। रात के आकाश के अंधेरे पर्दे से ठंडी चांदनी छनकर पूरी घाटी में फैल गई। घाटी में एक छोटा सा इलाका इमारतों से भरा हुआ था। कुछ ऊंची थीं तो कुछ छोटी। वे लकड़ी की बनी थीं और पहाड़ी के किनारे स्थित थीं। घाटी के बाहरी इलाके में एक गगनचुंबी चौकी भी थी। ये लगभग 20 फुट ऊंची थी। इसे लकड़ियों के लंबे और मोटे गट्ठरों से बनाया गया था। इन लकड़ियों के सिरों को तीखे तीरों का आकार दिया गया था। इस चौकी के दोनों ओर 2 तीरंदाजा मीनारें थीं। हर एक पर एक लंबा चौड़ा बर्बर पहरा दे रहा था। दोनों बर्बर मीनारों के ऊपर से आगे पीछे घूमकर आसपास के इलाके पर नजर रखते थे। इस घाटी को ईगल गली के नाम से जाना जाता था। ये बर्बर जाति का गढ़ था। ये फू प्रांत की सीमा में आता था। रात होने के बावजूद घाटी को रोशन करने के लिए कोई मशालें नहीं जल रही थीं। शायद गढ़ की गोपनीयता बनाए रखने के इरादे से ऐसा किया गया था। इसलिए पूरी घाटी अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन पैरों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे चौकी के विशाल लकड़ी के गेट के पीछे से आ रही हैं। हालांकि स्थिति उतनी शांतिपूर्ण नहीं थी जितनी दिख रही थी। घाटी के बाहर घने जंगल से 1 दर्जन छायाएं चुपचाप पहाड़ी घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गईं। उनका नेता एक दुबला पतला युवक था। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया। फिर उसके आसपास की आकृतियां चारों दिशाओं में बिखर गईं। हर कोई अपना अपना रास्ता अपनाकर हल्के कदमों से घाटी के प्रवेश द्वार की ओर चुपचाप बढ़ गया। फिर दुबले पतले युवक ने मुड़कर अपनी पीठ से कुछ निकाला और उससे चांदनी को आकाश में प्रतिबिंबित किया। अचानक एक हटे कट्टे बर्बर के कदम थम गए। वह 2 तीरंदाजा मीनारों में से एक पर चढ़ रहा था। उसने जंगल की तरफ देखा। वह जोर से चिल्लाने ही वाला था। झप! तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जंगल से एक इंसान की परछाई निकली और उस हटे कट्टे बर्बर की ओर अविश्वसनीय गति से दौड़ी। तभी एक पंखनुमा लंबा तीर उस बर्बर के गले में भयानक सटीकता से आर पार हो गया। बर्बर की आंखें इधर उधर घूम गईं। वह अपने साथियों को सचेत करने के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन चूंकि उसका गला काट दिया गया था, वह केवल कुछ अजीब दबी हुई आवाजें ही निकाल सका। उसका लंबा शरीर घूमकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले से खून की एक फुहार निकली, मानो कोई बौछार हो, और तीरंदाजा के बुर्ज से नीचे गिर पड़ी। ये देखकर दूसरे लंबे बर्बर का रंग बदल गया, लेकिन काली परछाई फिर से हवा में चमक उठी। फिर अंधेरे से एक लंबा तीर फिर चला। फुफकार! तीर बर्बर के दिल को चीरता हुआ उसे मीनार पर लगे एक लकड़ी के खंभे से जड़ दिया। अंधेरे में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी और दूर दूर तक पहुंच गई। जंगल में से एक और साया तेजी से गुजरा और चेकपॉइंट के लकड़ी के गेट की ओर बढ़ा। वह बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक लंबा चौड़ा युवक था। अचानक जैसे ही उसने उसे झटका, उसके हाथ में एक लंबी मूठदार तलवार आ गई। वह एक इंसान जितनी बड़ी थी। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई, उससे अर्धचंद्राकार चमकदार नीली रोशनी निकली। फिर उसने लकड़ी के गेट पर अपनी तलवार जोर से पटकी और सीटी जैसी आवाज निकली। धमाका! एक तेज आवाज सुनाई दी। भयानक प्रहार से विशाल लकड़ी का गेट 2 भागों में टूट गया। विशाल द्वार जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। ये तेज आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। लकड़ी के फाटक के पास 17-18 बर्बर सैनिकों का एक गश्ती दल खड़ा था। करुण चीखों और तेज धमाकों की आवाज ने उनके दिलों को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन जैसे ही उनकी नजर फाटक के बाहर खड़े दुश्मनों पर पड़ी, उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए। वे चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। बैंगनी वस्त्र पहने उस युवक में डर का जरा भी भाव नहीं था, बल्कि उसने जोर से चिल्लाया। फिर उसने अपनी लंबी मूठ वाली तलवार उठाई और निडर होकर बर्बर लोगों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। अंधेरे में हथियारों की टंकार की आवाज गूंजने लगी। 3-4 बर्बर सैनिकों के सिर काट दिए गए और साथ ही उस युवक की नीली तलवार की परछाइयां अनगिनत चमक उठीं। उनका खून फूट पड़ा और पूरी जगह भर गई। आक्रमण करना! अचानक घाटी के बाहर जंगल से भयानक चीखों की आवाजें सुनाई दीं। ऐसा लग रहा था कि ये चीखें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की ओर से आ रही थीं। अचानक जंगल से कई आकृतियां उछलकर घाटी की ओर दौड़ीं। उसी समय जंगल से तीरों की एक श्रृंखला चली। हर तीर ने एक बर्बर की जान ले ली। एक भी तीर अपने निशाने से नहीं चूका। लकड़ी के दरवाजे के अंदर गश्त कर रहे सैनिकों में एक भी टोटेम योद्धा नहीं था, इसलिए मानव योद्धाओं ने जल्द ही उनका सफाया कर दिया। हालांकि ढहे हुए दरवाजे के पास की लकड़ी की इमारतों से और भी बर्बर सैनिक बाहर निकल आए। फिर बर्बर सैनिकों और मानव योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। जंगल के भीतर कहीं कहीं दर्जनों मशालें रुक रुक कर उठती गिरती रहीं। लोगों का एक बड़ा समूह चेकपॉइंट के मुख्य द्वार की ओर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इस हृदय विदारक दृश्य ने सभी बर्बर सैनिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। यह अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जाति ने बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया है। अचानक इस अराजक माहौल में एक युवा बर्बर प्रकट हुआ। वह बर्बर सरदारों में से एक लग रहा था। मशालों को पास आते देख वह चिल्लाया।
फिर उसने अपनी छाती से एक काला सींग निकाला। उसने अपना सिर उठाया और पूरी ताकत से उसे फूंका। वू वू। अध्याय 114। एक जियान तियान योद्धा से मुठभेड़। बिगुल की तेज और अप्रिय ध्वनि अंधेरे में गूंज उठी। उसने पूरे गढ़ को एक झटके से जीवंत कर दिया। जगह जगह मशालें तुरंत जल उठीं। कई लोगों की परछाइयां फाटक की ओर आती दिखाई दे रही थीं। क्या भारी संख्या में मानव सैनिक आए और हमारे गढ़ पर हमला कर दिया? वर्तमान स्थिति क्या है? गढ़ के भीतर एक ऊंची इमारत के अंदर एक हट्टा कट्टा बर्बर बैठा था। वह लोहे के बुर्ज जितना ऊंचा था। उसने अपने सामने खड़े दूत को घूरा। फिर वह डूबते हुए मगर मांग भरे स्वर में बोला। ये जगह बर्बर लोगों का आधिकारिक सभा कक्ष प्रतीत होती थी। आसपास की दीवारों पर जानवरों के विभिन्न विचित्र चित्र उकेरे गए थे। इसके अलावा दीवारों पर कुछ विचित्र आकार के राक्षसों और जानवरों के सिर लटके हुए थे। फर्श के बीचों बीच जानवरों की खाल का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा था। एक जवान और हट्टा कट्टा बर्बर उस मीनार जैसे बर्बर के पास खड़ा था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा था। उसकी छाती पर एक भेड़िए के सिर का नीला टोटेम लगा हुआ था। उसके चेहरे पर एक ठंडा और उदास भाव था। वह एक मूर्ति जैसा लग रहा था। बड़े वू, हमने 10 से ज्यादा घुसपैठियों को प्रवेश द्वार पर अस्थायी रूप से रोक दिया है, लेकिन दुश्मन बहुत दुर्जेय लग रहा है। ऐसा लगता है कि जंगल में उनके पास 100 से ज्यादा लोग अतिरिक्त बल के रूप में हैं। वे तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे हैं। दूत जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठा और जल्दी से जवाब दिया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह उसका अपना नहीं था। तो ऐसा लगता है कि आक्रमणकारी मानव सेना में कई होतियान योद्धा हैं, लेकिन ये कैसे संभव है कि उनमें से इतने सारे अचानक यहाँ आ गए? हटे कट्टे बर्बर का चेहरा गरिमापूर्ण बना रहा जब उसने पूछा। अचानक घाटी के प्रवेश द्वार की दिशा से विस्फोटक आवाजें सुनाई देने लगीं। ये तेज आवाज सुनते ही हटे कट्टे बर्बर का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से हॉल से बाहर निकला। तभी उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि घाटी के प्रवेश द्वार से कुछ मील दूर आग की लपटें लगातार आसमान की ओर उठ रही थीं। साथ ही धुएं की एक मोटी परत लगातार ऊपर की ओर उठ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि बाहर आखिर हुआ क्या था। धिक्कार है, ये नीच इंसान हमारे यहाँ जमा किए गए राशन और चारे को जलाकर राख कर देना चाहते हैं। अपने दुश्मन की मंशा समझकर वह बहुत घबरा गया। तुम हमारे टोटेम योद्धाओं का नेतृत्व करो और घाटी के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ो और हमारी पूरी सेना को ये संदेश पहुंचा दो कि उन्हें मनुष्यों को पीछे धकेलने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। हटे कट्टे बर्बर ने पलटकर युवा टोटेम योद्धा को आदेश दिया, जिसकी छाती पर भेड़िए के सिर का टैटू बना हुआ था। हाँ, युवा बर्बर ने तुरंत आदेश का पालन किया। उसकी आकृति चमक उठी और धुएं के गुबार में बदल गई। फिर वह हॉल से बाहर निकलकर दूर किसी स्थान की ओर भागा। संदेशवाहक अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। तभी उस हटे कट्टे बर्बर ने संदेशवाहक को हाथ हिलाकर विदा किया। वह हॉल में वापस आया और स्थिति पर विचार करने लगा। फिर वह मुड़ा और हॉल में और अंदर चला गया। घाटी के दूसरी ओर एक और पर्वत शिखर पर 4 लोगों की परछाइयां साथ साथ खड़ी थीं। वे थे शी म्यू, बायू शियू और उनकी टीम के 2 अन्य सदस्य। लगता है हमारी योजना काम कर रही है। ज्यादातर बर्बर लोगों को सफलतापूर्वक बाहर प्रवेश द्वार की ओर आकर्षित कर लिया गया है, ताओवादी युवक ने कहा। घाटी के प्रवेश द्वार पर युद्ध अब तक तीव्र हो चुका था। धधकती लपटों से उत्पन्न धुएं की मोटी परतें जमीन से ऊपर उठ रही थीं। दोनों जातियों के बीच कभी न खत्म होने वाले युद्ध की धीमी आवाज भी गूंज रही थी। मानव जाति नुकसान में थी क्योंकि उनके पास केवल 1 दर्जन या उससे ज्यादा सैनिक थे, लेकिन स्थिति फिर भी उनके पक्ष में थी क्योंकि वे सभी होतियान योद्धा थे। वे निर्विवाद रूप से सामान्य बर्बर सैनिकों से ज्यादा शक्तिशाली थे। एक मानव सैनिक 10 बर्बर सैनिकों का सामना कर सकता था, इसलिए संभावना थी कि उनका ध्यान भटकाने की रणनीति काम कर सकती थी और वे घुसपैठ दल के लिए थोड़ा और समय खरीद सकते थे। अब बेकार बैठने का समय नहीं है, हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वे ज्यादा देर तक बर्बर सैनिकों को रोक नहीं पाएंगे। सांवले रंग के युवक ने अपनी नजर घुमाते हुए कहा। शी म्यू की नजरें उसकी दृष्टि पर टिक गईं। फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। घाटी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए 10 से ज्यादा लंबी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे असाधारण रूप से लंबे थे। वे बर्बर जाति के टोटेम योद्धा लग रहे थे। चल दर बायू शियू का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक मोटी रस्सी पकड़ी और पहाड़ की चोटी से नीचे कूद गया। रस्सी का दूसरा सिरा पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ से बंधा था। बाकी 3 लोग भी उसके पीछे पीछे गए। उनके हाथ में भी वही रस्सी थी। वे भी उसी तरह पहाड़ की चोटी से नीचे कूद पड़े। कुछ देर बाद चारों लोग घाटी में पहुंच गए। उनकी आकृतियां चमक उठीं जैसे ही वे एक इमारत की ओर बढ़े और उसके पीछे छिप गए। बायू शियू ने जल्दी से आसपास का नजारा देखा। फिर उसने हाथ हिलाकर बाकी लोगों को घाटी में और अंदर जाने का इशारा किया। शी म्यू और बाकी 2 शिष्यों ने तुरंत उसके इशारे का पालन किया। ये गढ़ 2 परतों में बटा हुआ था। उन्होंने पहले ही अपनी जांच पड़ताल कर ली थी, इसलिए उन्हें पता था कि गढ़ की भीतरी परत में भोजन और चारा रखा जाता है। तब तक ज्यादातर बर्बर सैनिक बाहर निकलकर प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि पहरा देने के लिए अंदर कुछ बर्बर सैनिक बचे होंगे। वे चारों गढ़ के भीतरी भाग की ओर बढ़े। रास्ते में आने वाले बर्बर लोगों का उन्होंने कत्लेआम किया। दरअसल ज्यादातर बर्बर लोग मारे जाने से पहले अपने दुश्मनों के चेहरे भी नहीं देख पाए थे। शी म्यू और उनकी टीम के सदस्यों को गढ़ की आंतरिक परत में घुसने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में राशन और चारा रखा है। शी म्यू और उनकी टीम के सदस्य अंदर घुसे और आसपास का जायजा लिया।
अचानक उनके चेहरों पर आश्चर्य की एक लकीर खींच गई। गढ़ की भीतरी परत में कई दर्जन बेलनाकार लकड़ी की इमारतें उभरी हुई थीं। हर एक इमारत अनाज, हथियारों और कवच से भरी हुई थी। कवच इतने थे कि एक पूरे शहर को तबाह किया जा सकता था। इन इमारतों के बाहर कुछ दर्जन तंबू लगाए गए थे ताकि अतिरिक्त सैन्य रसद और रसद को संग्रहित किया जा सके। ये सैन्य सामग्री कई हजार सैनिकों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। क्या ये संभव है कि फू प्रांत में तैनात बर्बर सैनिकों के भरण पोषण के लिए आवश्यक सभी संसाधन यहीं रखे गए हों? युवा ताओवादी योद्धा ने गहरी सांस छोड़ते हुए धीमी आवाज में सोचा। ये चारों लोग एक इमारत के पीछे खुले मैदान में छिपे हुए थे। शी म्यू ने अपने आसपास का माहौल देखा और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह इस बात से परेशान था कि गढ़ के भीतरी हिस्से में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। बर्बर जाति की सेना के रसद भंडारों के पास एक भी गश्ती दल नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि द्वार पर लड़ाई के कारण सभी पहरेदार बाहर आ गए हों? चलो अपना मिशन शुरू करते हैं। हमें इन रसद को जल्दी से जला देना चाहिए, तभी हम बड़ी उपलब्धि हासिल करके लौट पाएंगे। पवन और अग्नि संप्रदाय के काले युवक ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह काम इतना आसान होगा। लगता है यहाँ से लौटने के बाद मुझे एक नई तलवार मिल जाएगी, ताओवादी युवक ने कहा। उसकी आंखों में भी उत्साह की झलक दिखाई दी। ठीक है, शुरू करते हैं। बाई यू कसियू ने कुछ देर सोचा, फिर उसने जल्दी से आसपास का नजारा देखा और सहमति में सिर हिला दिया। शी म्यू कुछ नहीं बोला। उसे पता नहीं क्यों, पर उसे किसी खतरे का अंदेशा हो गया था। उसे हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। तो चलो अपनी योजना के अनुसार काम करते हैं। भाई शी चुपके से अंदर आएंगे और अग्नि मेघ मंत्र को सक्रिय करेंगे और हम तीनों किनारे से समन्वय करेंगे। हमें सारा सामान जला देना चाहिए। बाई यू कसियू की आंखें चमक उठीं। फिर उसने अपनी छाती से मंत्र निकाला और शी म्यू की ओर बढ़ाया। शी म्यू उसे थामने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी सांसें थम गईं। वह घबरा गया और पीछे की ओर कूद पड़ा। वाह! अचानक एक काली परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसने बाई यू शियू के हाथ से अग्नि मेघ का ताबीज छीन लिया और बिजली की तरह अंधेरे में गायब हो गई। बाई यू शियू ने एक हृदय विदारक चीख मारी और पीछे कूद पड़ा। उसका दाहिना हाथ खून से लथपथ था। उसकी 2 उंगलियां गायब हो गई थीं। शी म्यू चौंक गया। वह जमीन पर पैर पटकते हुए एक तरफ कूद गया। फिर उसने अपना काला ब्लेड निकाला और उसे अपने शरीर के सामने क्षैतिज रूप से रख दिया। ताओवादी युवक और काले रंग के शिष्य ने भी अपने हथियार उठा लिए थे। वे किसी भी गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार लग रहे थे। वहाँ कौन है? बाई यू शियू ने अपनी कटी हुई उंगलियों के दर्द को दबाने की कोशिश की और जोर से चिल्लाया, ये तो बेकार लोगों का झुंड है। 500 कुलीन सैनिक और 20 टोटेम योद्धा इस जगह की रखवाली के लिए तैनात थे। फिर भी उन्होंने तुम 4 गंदे चूहों को अंदर घुसने दिया। अचानक अंधेरे में एक ठंडी आवाज गूंजी। तभी काले कपड़े पहने एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके दाढ़ी रहित चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वह किसी आम जंगली जितना लंबा तो नहीं था, पर फिर भी 9 फुट ऊंचा था। उसने गहरे काले रंग का लबादा पहना हुआ था। उस पर कौवे के पंख लगे थे। पंखों का काला रंग चांदनी में चमक रहा था। यदि उसके अजीब से हल्के पीले बाल न होते तो कोई उसे लंबा इंसान समझ सकता था। एक मीनार जैसा लंबा बर्बर आदमी काले लबादे वाले बर्बर के बगल में खड़ा था। वह बेहद भयानक और दयनीय लग रहा था। काले लबादे वाला वह आदमी इस लंबे आदमी के सामने इतना छोटा लग रहा था मानो सिकुड़ गया हो। हिस! अचानक एक फुफकारने जैसी आवाज गूंजी। शी म्यू और बाकी लोग उन दोनों बर्बर लोगों का निरीक्षण कर रहे थे कि तभी उन्हें फुफकारने की आवाज सुनाई दी। तभी उन्होंने काले वस्त्रधारी आदमी के पीछे से एक विशाल सांप का सिर निकलता देखा। सांप का सिर एक बड़े कटोरे जितना बड़ा था। उसका पूरा शरीर काले और भूरे रंग की धारियों से ढका हुआ था। वह लहराता हुआ काले वस्त्रधारी आदमी के शरीर से लिपट गया। सांप कई फीट लंबा लग रहा था। सांप की आंखों में एक ठंडी, अशुभ चमक थी। उसने अपने मुंह में अग्नि मेघ का ताबीज पकड़ा हुआ था। उसके मुंह पर खून के हल्के निशान भी थे। काले वस्त्र पहने वह आदमी कुछ देर वहीं खड़ा रहा। इससे शी म्यू और उसके साथियों पर भारी दबाव पड़ा। इस भारी एहसास ने उनके दिलों में अजीब सा भारीपन भर दिया और उनकी सांसें फूलने लगीं। एक जियान तियान योद्धा। शी म्यू हक्का बक्का रह गया। बाई यू शियू और बाकी 2 युवकों को भी उस आदमी की जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। आग के बादल का जादू। उफ! मानव जाति के बूढ़े मूर्ख इस बार बहुत उदार हो गए हैं। उन्होंने तुम लोगों पर एक मध्यम स्तर का जादू बरसाया है। काले वस्त्रधारी बर्बर ने जीभ चटकाते हुए आह भरते हुए कहा। अचानक उसके सामने एक चमकदार लाल धधकता हुआ आग का गोला प्रकट हुआ। वह उसके हाथ में पकड़े हुए कागज के ताबीज की ओर बढ़ा। वह अभी तक उसके हाथ तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उस आदमी को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कोई झुलसा देने वाली गर्मी की लहर आ गई हो। बाई यू शियू और बाकी 2 लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि यह आग का गोला शी म्यू ने ही छोड़ा था। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि शी म्यू के हाथ में 4-5 लाल कागज के ताबीज थे। उसने हाथ हिलाए, तभी 4-5 आग के गोले एक बार फिर चमक के साथ उभरे। हालांकि इस बार शी म्यू ने उन आग के गोलों को उनके गोदामों पर निशाना बनाया था। आग के गोले दागे जाते ही शी म्यू पलटा और तुरंत दूर किसी जगह की ओर भाग गया। बाई यू शियू और दूसरे शिष्य बिजली की तेज रफ्तार से हो रही इन हरकतों का जवाब नहीं दे पाए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, शी म्यू कई फीट दूर भाग गया। काले वस्त्र पहने आदमी ने घुरघुराहट की और कागज का ताबीज अपने शरीर के पीछे छिपा लिया।
तभी उसके शरीर पर एक हल्की सी नीली चमक उभरी। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा दी। अग्नि मेघ मंत्र एक मध्यम स्तर का मंत्र था, इसलिए अग्नि तत्व की जरा सी भी जादुई शक्ति मिलते ही यह विस्फोट कर सकता था। फिर यह ऊर्जा की एक भयानक शक्ति छोड़ देता था। इतनी कम दूरी से मध्यम स्तर के मंत्र का प्रभाव कोई मजाक नहीं था। अगर कोई जियान तियान स्तर का योद्धा इसके विस्फोट के दायरे में आ जाए तो यह उसे भी चोट पहुंचा सकता था। धमाका, एक गहरी नीली हवा चली और लाल आग के गोले से टकराए। लाल आग का गोला नीली रोशनी की एक चमक से पीछे हट गया। वह बची हुई लौ के गुबार में बदल गया और हवा में बिखर गया। इस देरी ने बायु शियू और अन्य 2 शिष्यों को प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय दे दिया। वे अचानक अपनी समाधि से बाहर आ गए। फिर वे मुड़े और किसी दूर स्थान की ओर भाग गए। ये देखकर काले वस्त्रधारी आदमी की आंखों में एक अशुभ चमक दौड़ गई। उसने उनका पीछा करने का फैसला किया। अचानक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। शी म्यू द्वारा छोड़े गए आग के गोले लगातार आसपास के गोदामों पर गिर रहे थे। इन आग के गोलों की संचित जादुई शक्ति की विनाशकारी शक्ति ने आग की तीव्रता को और बढ़ा दिया। इसलिए उन्होंने तुरंत आसपास के कई गोदामों में आग लगा दी। इनमें से ज्यादातर इमारतों में ज्वलनशील पदार्थ थे, इसलिए अगर इस पर तुरंत काबू नहीं पाया गया तो धधकती आग खतरनाक गति से फैल सकती थी। काले वस्त्र पहने आदमी का चेहरा उदास हो गया। उसके शरीर के चारों ओर की हल्की नीली रोशनी फिर से चमक उठी। उसने अपने हाथ हिलाए और नीली परछाइयां पैदा हुईं। उसकी हथेलियों के चारों ओर 40-50 फुट ऊंची नीली परछाइयां उभर आईं। फिर उसने उन्हें धधकती लपटों की ओर बढ़ाया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अभी अभी बर्फ तत्व साधना की एक कला का प्रदर्शन किया था। इससे आग आसानी से बुझ सकती थी। उसकी हथेली की परछाइयां गिरते ही गोल नीले कोहरे के समूह में बदल गईं। उन्होंने गर्मी को काफी हद तक कम कर दिया, इसलिए कुछ ही देर में ज्यादातर लपटें बुझ गईं। आदमी के शरीर के चारों ओर लिपटा काला सांप भी काफी बुद्धिमान लग रहा था। वह जलते हुए गोदाम पर झपटा और उसकी पूंछ पकड़कर आग बुझाने लगा। आग बुझाने के लिए हमारे आदमियों को बुलाओ, मैं उन नौजवान लड़कों का ध्यान रखूंगा। काले वस्त्रधारी आदमी का रंग राख सा हो गया। उसने मीनार जैसे लंबे बर्बर आदमी को आदेश दिया। फिर वह जमीन से उठा और शी म्यू और उसके साथियों के पीछे दौड़ पड़ा, एक खूंखार बाज की तरह। अध्याय 115, काले सांप से युद्ध। विशाल काले सांप ने अपना शरीर घुमाया। फिर वह काले तीर की तरह आगे बढ़ा और खतरनाक गति से काले वस्त्रधारी आदमी का पीछा करने लगा। शी म्यू घाटी के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा जितनी तेजी से हो सकता था। उसका पूरा शरीर नीली रोशनी की एक धुंधली परत से ढका हुआ था। यह उस शरीर उठाने वाले मंत्र के कारण था जिसका इस्तेमाल उसने इस महत्वपूर्ण मोड़ पर करने का फैसला किया था। शरीर उठाने वाले जादू के प्रभाव में वह बेहद तेज हो गया था। दरअसल इमारतों के बीच से गुजरते हुए उसने काली काली छवियों की एक श्रृंखला छोड़ दी थी। बायु शियू और बाकी लोग उससे दर्जनों फीट पीछे थे, और तो और वे शी म्यू जितने तेज भी नहीं थे, इसलिए उनके बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा था। शी म्यू के चेहरे के भाव जरा भी ढीले नहीं पड़े। उसे लगा जैसे कोई जानलेवा आभा बहुत तेज रफ्तार से उसका पीछा कर रही है। वह थोड़ा बेचैन हो गया। उसे अफसोस हुआ कि उसने पहले से कुछ और आग के गोले वाले कागज के ताबीज तैयार नहीं किए थे। वह उनका इस्तेमाल करके काले लबादे वाले आदमी को थोड़ा और रोक सकता था और वे सब एक साथ भाग सकते थे। बर्बर सैनिकों को एहसास हुआ कि ये चारों भागने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये साधारण बर्बर सैनिक उनकी परछाई तक नहीं छू सके। वाह! अचानक गढ़ की भीतरी परत से एक काली आकृति उछली। उसने हवा में तेजी से चक्कर लगाया और जमीन पर आ गिरा। ये शी म्यू था। जब उसने बाईं ओर देखा तो उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण भाव उभर आया। उसने देखा कि वह चट्टान जहां वह खड़ा था वहां से बस थोड़ी ही दूरी पर थी। वे चारों पहाड़ पार करके उसी चट्टान पर पहुंचे थे। उनकी रस्सियां अभी भी वहीं पड़ी होनी चाहिए थीं। अगर वह इस मौके का फायदा उठा ले तो वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता था। फिर वह घाटी से सुरक्षित निकल सकता था। यह विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंधा। फिर उसका शरीर हरकत में आ गया, लेकिन वह अपनी बाईं ओर वाली चट्टान की ओर नहीं भागा, बल्कि वह घाटी के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। कुछ सेकंड के बाद हवा को चीर देने वाली आवाजें गूंजने लगीं। गढ़ की भीतरी परत से 3 लोगों की आकृतियां भी बाहर निकलीं। वे थे बायु शियू और टीम के अन्य 2 सदस्य। ताओवादी युवक और सांवले युवक के चेहरे पर चिंता के भाव थे। वे डर से पीले पड़ गए थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधे चट्टान के किनारे की ओर दौड़ पड़े। हालांकि बायु कसियू की आंखों में एक सोची हुई चमक आ गई। उसकी आंखों में झिझक की एक चमक दिखाई दी। फिर भी वह टीम के बाकी 2 सदस्यों के पीछे पीछे चला गया। रस्सियों का फायदा उठाने की कोशिश में वह चट्टान की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद हवा के झोंके के साथ एक व्यक्ति की आकृति उसी स्थान पर आ पहुंची। वह काले लबादे वाला बर्बर व्यक्ति था। ओह, उन्होंने भागने के लिए अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं, आदमी ने आश्चर्य से कहा। फिर उसने पहाड़ी घाटी के प्रवेश द्वार की ओर देखा। उसके बाद उसकी नजर चट्टान की ओर मुड़ गई। जाओ, वहां वाला तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। आदमी को कुछ सूझा। फिर उसने घाटी के प्रवेश द्वार की ओर उंगली उठाई। वाह! काले सांप ने उसके आदेश का पालन किया और उसके पास से तेजी से गुजरते हुए घाटी के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। काले वस्त्र पहने आदमी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ। ये काला सांप एक प्राचीन मानसिक जानवर था। उसने इसे अपनी मातृभूमि में कैद कर लिया था। इसे प्राचीन बर्बर पद्धति से पाला गया था।
इसकी गंध की भावना अत्यंत संवेदनशील थी। इसकी अद्भुत शक्ति को भी कम नहीं आंका जा सकता था। यह जियान तियान स्तर के महाशक्तिशाली योद्धा जितना शक्तिशाली नहीं था, हालांकि इसे उन्नत अवस्था के हो तियान योद्धा के बराबर रखा जा सकता था। इन 4 लोगों ने उसके साथ छल करने की हिम्मत की थी। वह इन बच्चों को ऐसे कैसे जाने दे सकता था? यह विचार मन में आते ही काले वस्त्रधारी आदमी का चेहरा घूम गया। फिर वह अविश्वसनीय गति से बाई यू शियू और अन्य लोगों का पीछा करने लगा। पहाड़ी घाटी के प्रवेश द्वार पर सामरिक परिदृश्य ने एक असंतुलित स्थिति उत्पन्न कर दी, क्योंकि अधिक से अधिक टोटेम योद्धा युद्ध में भाग लेने लगे। जो शिष्य हमले का नाटक कर रहे थे, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। बर्बर सैनिकों ने इस मौके का फायदा उठाकर मानव शिष्यों को घेर लिया। नतीजतन मानव योद्धा एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए। फिर और भी ज्यादा हताहत होने लगे। घाटी के बाहर घने जंगल में खड़ी केई अपने हाथ में एक लंबी जैस्पर की छड़ी लिए खड़ी थी। जैसे ही वह कुछ बुदाबुदा रही थी, जमीन से दर्जनों बेल के पेड़ उभर आए। हर एक पेड़ पर एक मशाल बंधी हुई थी। वे लहराते हुए घाटी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि के का रंग पीला पड़ गया था। उसने एक ही समय में कई बेलों को बुलाया था, इसलिए उसकी जादुई शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो गया था। उसकी नाक की नोक पर पसीने की कुछ बूंदें झिलमिला रही थीं। अचानक जंगल के बाहर से एक व्यक्ति की परछाई चमकती हुई के पास आकर रुकी। ये तियानयिन संप्रदाय की वही लड़की थी जिसके के साथ अच्छे संबंध थे। जल्दी करो, चलो वापस चलते हैं, समय लगभग खत्म हो गया है। लड़की के चेहरे पर एक ठंडा और रहस्यमय भाव था। वह डूबती हुई आवाज में बोली। के चेहरे के भाव बदल गए। पहाड़ी घाटी की ओर देखते हुए उसकी आंखों में झिझक की एक झलक दिखाई दी। उसने उस दिशा में एक लाल रोशनी का धुंधला सा निशान टिमटिमाता देखा था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए दिखाई देने के बाद वह धीरे धीरे गायब हो गई थी। बर्बर लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अगर हम अभी पीछे नहीं हटे तो पछताने में भी बहुत देर हो जाएगी, दूसरी लड़की ने आग्रह किया। ये सुनते ही के ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी जैस पर छड़ी हिलाई। अचानक झूमते और नाचते हुए बेल के पेड़ जमीन में धंस गए। फिर वे आंखों से ओझल हो गए। के का शरीर लड़खड़ा गया। उसका रंग कागज की तरह पीला पड़ गया। ये देखकर दूसरी लड़की की भौहें तन गईं। वह जल्दी से उसके पास गई और उसे हाथ से सहारा दिया। फिर दोनों लड़कियां उस दूर की ओर दौड़ पड़ीं। उनके पीछे पीछे 7-8 मानव शिष्य भी चारों दिशाओं में भाग रहे थे। वे घाटी के प्रवेश द्वार के पास थे। उनमें से कुछ अपेक्षाकृत धीमे थे, इसलिए वे भाग नहीं सके और बर्बर और टोटेम योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। फिर उनके द्वारा मारे गए कई टोटेम योद्धाओं को आखिरकार एहसास हुआ कि उनके दुश्मनों की संख्या सिर्फ 1 दर्जन या उससे ज्यादा थी। घने जंगल में मौजूद सैनिक उनके दुश्मनों द्वारा उन्हें धोखा देने के लिए बनाया गया एक छद्म आवरण मात्र थे। इस एहसास ने उन्हें क्रोध से भर दिया। वे क्रोध से जलने लगे। वे दहाड़ते और गालियां देते हुए बचे हुए मानव शिष्यों का पीछा करने लगे। घाटी में मौजूद आम बर्बर सैनिकों ने भी इस चालाक चाल को भांप लिया, इसलिए उन्होंने पागलों की तरह अपने हथियार लहराने शुरू कर दिए। वे हर एक मानव योद्धा का पीछा करना चाहते थे। तभी एक अधेड़ बर्बर उनके सामने प्रकट हुआ। वह उनका नेता लग रहा था। उसने उन्हें रोकने के लिए ऊंची आवाज में चिल्लाया, दुश्मन परास्त हो गया है, बाकी को हमारे टोटेम योद्धाओं के लिए छोड़ दो। बचे हुए लोग पहाड़ी घाटी में लौट जाएं और हमारे नुकसान का हिसाब लगाएं। अधेड़ उम्र के आदमी ने पहाड़ी घाटी की ओर देखा, फिर दौड़कर अपनी बाकी टीम को उस ओर ले गया। अचानक एक छोटे कद का युवा बर्बर सैनिक उनकी नजरों में आया। उसने जानवर की खाल ओढ़ी हुई थी। वह उसी दिशा से आ रहा था जिस दिशा में बर्बर सैनिक जा रहे थे। वह एक पल में उस अधेड़ उम्र के आदमी को पार कर गया। फिर भीड़ को चीरता हुआ घाटी के बाहर निकल गया। तुम यहीं रुक जाओ। तुम किस टीम से हो? क्या तुमने मेरे आदेश नहीं सुने? अधेड़ उम्र के बर्बर नेता का चेहरा काला पड़ गया। वह पूरी ताकत से चिल्लाया। युवा बर्बर ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसने अपनी गति भी धीमी नहीं की, बल्कि वह भीड़ से दूर होता चला गया। ये ठीक नहीं लग रहा। तुम तो वाकई इंसान हो। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा बदल गया। वह फिर चिल्लाया। उसका हाथ हिला और उसने कमर से लंबी मूठ वाला ब्लेड पकड़ लिया। युवा बर्बर ने भी अपना हाथ हिलाया। अचानक उसके हाथ से काली रोशनी की एक किरण छूटकर अधेड़ बर्बर के गले में समा गई, मानो बिजली का एक बोल्ट हो। उसके गले से ताजा खून बहने लगा। अधेड़ उम्र के बर्बर ने अपना लंबा ब्लेड निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब होने से पहले ही वह जमीन पर गिर पड़ा। युवा बर्बर ने एक बार फिर अपनी चाल तेज कर दी। फिर कुछ तेज कदमों के साथ वह घाटी से बाहर निकल आया। उसके बाद उसकी आकृति घने जंगल में गायब हो गई। अचानक आसपास के बर्बर सैनिकों को होश आ गया। कुछ युवा बर्बर सरदारों ने गुस्से से चिल्लाकर दल को आदेश दिया। फिर दर्जनों सैनिक उस युवक का पता लगाने घने जंगल की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जंगल में घुसने पर उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल उसके कदमों की आहट भी धीमी पड़ गई थी। टीम के नेता शर्मिंदा थे। वे बिना हिले डुले एक दूसरे को निराशा से देखते रहे। अचानक कुछ बर्बर लोगों को लगा जैसे कोई चीज चमकी हो। फिर एक लंबी काली परछाई उनके पास से गुजरी और जंगल में गायब हो गई। बर्बर लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने जंगल की ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई परछाई नजर नहीं आई। एक भी संदिग्ध आवाज नहीं थी। वह युवक जो बर्बर का वेश धारण करके घाटी से बाहर भाग गया था, कोई और नहीं बल्कि शिम्यू था। वह काफी लंबा था और उसकी त्वचा का रंग भी कांसे जैसा था, इसलिए जानवर की खाल पहनने के बाद वह एक आम जंगली आदमी जैसा दिखता था। वह जंगल में तेजी से दौड़ता रहा।
कई किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार वह रुक गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। फिर वह मुड़ा और घाटी की ओर देखने लगा। उसका दिल अभी भी एक डर से दबा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि इस जगह पर उसका सामना किसी जियान तियान स्तर के बर्बर से होगा। वह एक जियान तियान योद्धा की भयानक ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। वह जानता था कि अपने वर्तमान स्तर पर वह इतनी अकथनीय ताकत का सामना नहीं कर सकता। वह कुछ देर तक उसी तरफ देखता रहा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और सोचा कि अब उसे वहां और नहीं रुकना चाहिए। वह पलटा। वह एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि हवा का एक झोंका उसके दाहिनी ओर से आया। एक काली परछाई जंगल से निकलकर उसकी गर्दन पर निशाना साध रही थी। यह वह काला सांप था जिसे काले लबादे वाले आदमी ने भेजा था। शीम्यू का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। वह जल्दी से एक तरफ हट गया और बिजली की गति से हमले से बच निकला। उसने उसी समय अपना हाथ उठाया और एक मुक्का सीधा मारा। धमाका। शीम्यू का मुक्का सांप के निचले जबड़े पर लगा। सांप को इस वार से जोर का झटका लगा। उसका शरीर ऐंठ गया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन फिर वह अचानक पलटा, मानो वह शीम्यू का हाथ निगल जाना चाहता हो। ये देखकर शीम्यू हक्का बक्का रह गया। शीम्यू को एहसास हो गया था कि जब उसने सांप पर मुक्का मारा था तो उसके शल्क बेहद मजबूत थे। इसके अलावा उसने पत्थर तोड़ने वाली मुटकी भी दिखाई थी जो अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुकी थी। फिर भी सांप पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार पौधा। वह जमीन पर पैर पटकने लगा। उसके शरीर पर नीली रोशनी चमक उठी और वह 3 मीटर पीछे की ओर उड़ गया, मानो कोई गिरता हुआ पत्ता हो। नतीजतन वह एक बार फिर सांप के काटने से बच गया। सौभाग्य से शरीर उठाने वाला जादू अभी भी प्रभावी था, इसलिए वह सांप की तरह तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम था। विशाल सांप की भयंकर आंखें अशुभ चमक से चमक उठीं क्योंकि उसका निशाना 2 बार चूक गया था। उसने अपनी घबराहट जाहिर करने के लिए 2 फुफकारें निकालीं। उसके बाद उसने अपना आक्रामक हमला कुछ देर के लिए रोक दिया। शीम्यू का चेहरा गरिमा में हो गया। शुआ। उसने अपनी पीठ से काला ब्लेड निकाला और उसे अपने सामने सीधा खड़ा कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में ठंडेपन से देखने लगे। शीम्यू के चेहरे पर भले ही एक शांत भाव था, लेकिन वह मन ही मन बेचैन था। वह बार बार अपनी आंखों के कोने से घाटी की ओर देख रहा था। उसने सोचा कि यह संभव है कि काले कपड़े वाला आदमी सांप का पीछा करते हुए किसी भी समय वहां पहुंच सकता है। सौभाग्य से उसका डर सच नहीं हुआ। उसे घाटी की ओर से कोई असामान्य चीज आती हुई महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि यह सांप अकेले ही उसका पीछा कर रहा है। शीम्यू ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि काले लबादे वाले ने दूसरा रास्ता चुन लिया था और बायू शियू और बाकियों के पीछे पड़ गया था। इस बार किस्मत शीम्यू के साथ थी। शीम्यू विचारों में खोया हुआ था, तभी काला सांप अधीर हो गया। उसका खुरदुरा शरीर, जो किसी सूखे पेड़ के तने जैसा लग रहा था, जमीन से उछल पड़ा। फिर वह तीर की तरह तेज गति से अपने निशाने पर झपटा। सांप का सिर कांप उठा और उसकी कुछ परछाइयां दिखाई देने लगीं। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि शीम्यू उसका असली सिर न पहचान सके। फिर भी शीम्यू स्थिर रहा। अचानक उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। फिर जैसे ही उसकी तलवार सांप के सिर की एक परछाई पर लगी, उसने जोर से चीख मारी। पिंग। सांप को कई फीट दूर उल्टा फेंके जाने पर एक धीमी सी धमाक सुनाई दी। वह कुछ देर तक जमीन पर लौटता रहा। फिर भी वह अपना सिर ऊपर उठाने में कामयाब रहा। सांप की गर्दन के शल्क टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसकी गर्दन पर एक घाव भी दिखाई दे रहा था। उसमें से ताज़ा खून बह रहा था। सांप की आंखों में धुंधलापन दिखाई दिया। उसने खुद को संभालने के लिए अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर में जोर का झटका लगा हो, इसलिए उसे चक्कर आने लगा और आखिरकार वह बेहोश हो गया। शीम्यू की आंखों में एक अविश्वसनीय भाव था। उसे अपने ब्लेड की धार पर पूरा यकीन था, लेकिन उसके इस जबरदस्त प्रहार से सिर्फ सांप को झटका लगा था और उसके शल्कों को थोड़ा नुकसान पहुंचा था। सांप का शरीर सचमुच कठोर था। शीम्यू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी वह रुका नहीं। उसने इस मौके का फायदा उठाया क्योंकि सांप थोड़ा बेसुध लग रहा था और वह तेजी से उसकी ओर दौड़ा। इस बीच उसके काले ब्लेड की सतह पर उकेरे गए जादुई अक्षर चमक उठे। फिर उसकी सतह पर एक चमकदार लौ की परत उभर आई। अचानक ब्लेड चमक उठा और सांप की ओर 13 लाल ब्लेड छायाएं फेंकी। सांप अब तक होश में आ चुका था। उसने एक तरफ हटने की कोशिश की, लेकिन उसे हमले से बचने का पर्याप्त समय नहीं मिला। उसने हताश होकर अपना शरीर घुमाया और पीछे की ओर खिसक गया। उसकी विशाल पूंछ हवा में झूल गई और लाल पत्तियां सी परछाइयों पर जोर से गिर पड़ी। पिंग। एक और धीमी धमाक की आवाज गूंजी। लाल ब्लेड की परछाइयां तो बिखर गईं, लेकिन सांप भी हवा में उड़ गया। फिर वह कई मीटर दूर एक बड़े पेड़ से जोर से टकराया। अध्याय 116। पीछा। सांप की पूंछ पर कई काले निशान दिखाई दिए। इसके अलावा उसके शल्क भी कई जगहों से टुकड़ों में बिखर गए थे। हालांकि जलन ने सांप के अशुभ स्वभाव को और भी भड़का दिया था। उसने पेड़ के तने पर कई बार घूमते हुए फुफकारने की आवाज निकाली। वह किसी भी क्षण शीम्यू पर पलटवार कर सकता था। अचानक विशाल पेड़ के पास जमीन पर एक हरे रंग की रोशनी चमकी। फिर जमीन से कई मोटी बेलें बिजली की तरह निकली और सांप की ओर झपटी। उन्होंने सांप के शरीर को कसकर लपेट लिया और उसे वहीं बांध दिया। सांप की आंखों में एक डरी हुई अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी, बिल्कुल किसी इंसान जैसी। वह आजाद होने के लिए छटपटाने लगा। उसकी इस जबरदस्त कोशिश की वजह से कई बेल की टहनियां टूटकर गिर गईं। दरअसल ऐसा लग रहा था कि बची हुई बेलें सांप को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी। भाई शी, अब करो। पास के जंगल से एक तीखी और कोमल आवाज सुनाई दी।
ये के की आवाज थी। शी म्यू उछल पड़ा और पलक झपकते ही काले सांप के सामने पहुंच गया। फिर उसने अपनी तलवार चलाई। अचानक उसकी जलती हुई तलवार धुंधली हो गई और 13 लाल तलवारों की परछाइयों में बदल गई। स्विश! शी म्यू ने एक धीमी चीख मारी। जैसे ही 13 लाल ब्लेड जैसी परछाइयां एक साथ इकट्ठी हुईं और लाल रोशनी की एक अतुलनीय रूप से मोटी लकीर में बदल गईं। फिर उसने सांप के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से को काटना शुरू कर दिया, मानो बिजली गिर रही हो। कच! विशाल पेड़ बीच से 2 टुकड़ों में कट गया था। यह वही पेड़ था जिस पर काले सांप ने खुद को लपेट लिया था। फिर पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। जहां से उसे काटा गया था वहां एक काला जलने का निशान था। सांप का शरीर भी 2 टुकड़ों में कट गया। वह भी जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर का हर हिस्सा बेकाबू होकर जमीन पर ऐंठ रहा था और ऐंठ रहा था। वह कुछ देर तक जोर जोर से कांपता रहा। फिर वह निश्चल हो गया। शी म्यू ने एक लंबी सांस छोड़ी। इस सांप का शरीर बेवजह मजबूत था। इसके अलावा यह अविश्वसनीय रूप से तेज भी था। सौभाग्य से शी म्यू ने इस काले ब्लेड में अग्निगुण जादू का सूत्र भर दिया था जिससे ऐसे शक्तिशाली शत्रुओं को रोका जा सके। इसके अलावा के भी सही समय पर उसका साथ देने के लिए आ गया था, वरना उसे इस सांप को हराने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती। जब एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अचानक शी म्यू के ब्लेड पर जड़ा अग्निगुण वाला स्पिरिट स्टोन टुकड़ों में टूट गया। शी म्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक हल्की आह भरी। उसने अपने आखिरी वार की ताकत और बढ़ा दी थी। ऐसा लग रहा था कि इससे आत्मा पत्थर की ऊर्जा खत्म हो गई थी। इस समय शी म्यू के पास अपनी तलवार को फिर से भरने के लिए अग्निगुण वाला कोई स्पिरिट स्टोन नहीं था, लेकिन उसने एक भयंकर दुश्मन को हरा दिया था। उसने काली तलवार म्यान में डाल दी। फिर उसने पास के घने जंगल की ओर देखा। जंगल से 2 दुबली पतली आकृतियां निकलीं। वे के एर और तियान यिन संप्रदाय की रहस्यमयी लड़की थीं। बहन के, आपकी बहुमूल्य सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शी म्यू ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखते हुए कहा। फिर उसने तियान यिन संप्रदाय की लड़की को एक संक्षिप्त सिर हिलाकर अभिवादन किया। भाई शी, मुझे पता था कि तुम सही सलामत लौटोगे। खैर, उनके गढ़ में रखे सेना के रसद का क्या हुआ? के का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह खुशी से बोली, यह मत पूछो कि हमने सेना का सामान जलाया या नहीं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उस जगह की रखवाली जियान तियान स्तर का कोई बर्बर योद्धा करेगा। हमें अपने मिशन के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिला। हम जल्द से जल्द भागने की फिराक में थे, शी म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। एक जियान तियान योद्धा के और दूसरी लड़की का रंग बदल गया। शायद हमें संग से गलत जानकारी मिली थी। ये काला सांप उस जियान तियान योद्धा का पालतू था, शी म्यू ने धीरे से आह भरी और कहा। बाकी लोगों का क्या हुआ? क्या वे पहले से ही? के चौंका। जब हमने देखा कि वह व्यक्ति थोड़ा विचलित था तो हम अलग अलग दिशाओं में भाग गए। मुझे नहीं पता कि कोई और बच पाया या नहीं, लेकिन मुझे डर है कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है, शी म्यू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये शब्द सुनते ही के का रंग उड़ गया। अगर यह काला सांप उस बर्बर व्यक्ति का पालतू जानवर था तो हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरी लड़की ने जल्दी से कहा। बहन क्यों, क्या कोई खतरा है? के चौंक गया। शी म्यू भी उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने लड़की की तरफ देखा। मैंने अपने गुरु से सुना है कि बर्बर लोग अपने पालतू जानवरों को पालने के लिए कितने दुष्ट तरीके अपनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जानवरों और उनके मालिकों के बीच एक रिश्ता होता है, इसलिए अगर पालतू जानवर मर जाता है तो उसके मालिक को इसकी जानकारी हो जाती है, भले ही वह सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यों न हो। इसलिए मुझे लगता है कि वह किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है, लड़की ने डूबती हुई आवाज में समझाया। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो अभी चलते हैं। के का चेहरा पीला पड़ गया। क्यूई उपनाम वाली लड़की को स्वाभाविक रूप से इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। तीनों लोग वहां से निकलने ही वाले थे कि जंगल से एक तीव्र जानलेवा आभा उनकी ओर फूट पड़ी। शी म्यू बिजली की तरह तेजी से घूमा। शुआ! उसने अपना ब्लेड निकाला और अपनी छाती के सामने रख लिया। के और दूसरी लड़की भी इस नाजुक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। के ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और दूसरी लड़की ने एक पतली तलवार निकाली। एक छाया चित्र चमका और तीनों शिष्यों के सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति के हाथ में एक नीली चीज थी। वह किसी व्यक्ति के सिर जितनी बड़ी थी। उस चीज को देखते ही शी म्यू का दिल धड़क उठा। उसके हाथ में जो चीज थी वह बाई यू शियू का सिर था। उसका सिर नीले बर्फ के क्रिस्टलों से जम गया था, लेकिन उसके चेहरे पर वह भयभीत और अनिच्छुक भाव बना हुआ था जो शायद उसकी मृत्यु से पहले रहा होगा। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। सिर देखते ही दोनों लड़कियों का चेहरा पीला पड़ गया। काले वस्त्र पहने आदमी ने जमीन की ओर देखा तो पाया कि उसका पालतू सांप 2 टुकड़ों में कट गया था। उसका रंग बदल गया। जब उसने देखा कि सांप हिल नहीं रहा है तो उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। उसकी उंगलियां उसके हाथ में पकड़े सांप के सिर पर जोरदार दबाव डाल रही थीं। पिंग! एक तेज आवाज सुनाई दी। बाई यू शियू का सिर और नीले बर्फ के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ। लगता है तुमने ही मेरे पालतू जानवर को मारा है। अब तुम्हें भी उसके साथ दफनाया जाएगा। उस आदमी ने शी म्यू की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा। शी म्यू को ऐसा लगा जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। इस एहसास से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसलिए उसने अपने मन को स्थिर करने के लिए स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का पूरी तरह से अभ्यास करना शुरू कर दिया। इससे उसकी बेचैनी कुछ हद तक कम हो गई। फिर उसने दोनों लड़कियों से धीमी आवाज में कहा, जल्दी करो।
और अलग अलग भाग जाओ, दो अलग अलग दिशाओं में। के हिचकिचाई, लेकिन क्यूई उपनाम वाली लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और उनके पीछे वाले इलाके की ओर दौड़ पड़ी। सपने मत देखो। क्या तुम लोग अभी भी इस नाजुक घड़ी में भागने की सोच रहे हो? तुम लोग मुझ पर एक एहसान करो और अपनी जान देकर मेरे पालतू जानवर को श्रद्धांजलि दो। वह आदमी गंभीर रूप से हंसा। फिर उसके शरीर पर गहरे नीले रंग की रोशनी की एक परत उभरी। उसने अपनी हथेली हिलाई और उसके चारों ओर जियान तियान स्तर की रियल क्यूई की एक बड़ी मात्रा संघनित हो गई। देखते ही देखते 10 फुट लंबी नीली हथेली बन गई। काले वस्त्र पहने उस आदमी ने उसे उन तीनों की ओर पटक दिया। अचानक उन तीनों के चारों ओर की हवा अत्यंत चिपचिपी हो गई। चारों ओर से एक पर्वत सी प्रचंड शक्ति उनकी ओर उमड़ी और उन्हें अपने में समाहित कर लिया। शी म्यू को अपने पूरे शरीर की क्यूई और रक्त में तेजी से उछाल महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वे उसके हृदय की ओर वापस बहने वाले हैं। उसे लगा कि उसकी क्यूई की शक्ति इस प्रचंड बल का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रबल बल के प्रभाव में उसका शरीर कांपते हुए कागज जैसा महसूस हो रहा था। इस अचानक हमले से शी म्यू स्तब्ध रह गया। उसने अपने शरीर के भीतर रियल क्यूई को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। उसका शरीर फैल गया और उसकी जादुई शक्ति और रियल क्यूई तेजी से ऊपर उठ गए। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति को अपने काले ब्लेड में भर दिया। धमाका! उसके काले ब्लेड की सतह पर एक विस्फोटक ध्वनि के साथ एक प्रचंड ज्वाला उभरी। ये लगभग 1 फुट ऊंची थी। शी म्यू ने आंखें चौड़ी करके पूरी ताकत से चिल्लाया। उसने उसी समय अपनी तलवार भी हिलाई। एक तेज धधकती लौ हवा में उड़ते हुए विशाल ताड़ के पेड़ का स्वागत करने के लिए निकली। एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। जैसे ही काले ब्लेड की प्रचंड ज्वाला बुझी, शी म्यू के मुंह से खून की एक बूंद निकली। उसका शरीर कई फीट दूर उल्टा उड़ गया। हालांकि शी म्यू ने तुरंत ही उस प्रतिकारी शक्ति का लाभ उठाकर अपना संतुलन बना लिया। शी म्यू उस शक्तिशाली प्रहार से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन के और क्यूई उपनाम वाली लड़की इतनी भाग्यशाली नहीं थीं। वे खुद को बचा नहीं पाईं और नीले विशाल ताड़ के पेड़ से बुरी तरह टकरा गईं। वे उड़कर दर्जनों फीट दूर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। ये पता लगाना मुश्किल था कि वे जिंदा हैं या नहीं। ये देखकर शी म्यू की आंखों के कोने दर्द से फड़क उठे, लेकिन उसका शरीर हिला तक नहीं। तुम में कमाल की प्रतिभा है। तुम मेरे वार का सामना कर पाए। ये बहुत ही सराहनीय है। काले वस्त्र पहने आदमी को ये देखकर आश्चर्य हुआ। फिर उसने व्यंग्य किया और दूसरा हमला किया। शी म्यू ने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में एक भयंकर भाव उभर आया। अचानक उसने अपनी पीठ पर हाथ फेरा और हवा में कुछ उछाल दिया। एक चांदी जैसी रोशनी हवा में उठी और नीले ताड़ के पेड़ की ओर बढ़ी। शी म्यू ने मुड़कर पास के जंगल में लुढ़क गया। शी म्यू की हरकत देखकर उस आदमी ने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। शी म्यू ने अभी अभी जो चांदी की रोशनी छोड़ी थी, वह उसकी नीली हथेली से सीधे टकराए। धमाका! एक विस्फोटक ध्वनि सुनाई दी। चांदी की रोशनी बैंगनी रंग की चमकदार किरणों के समूह में बदल गई। फिर वह एक छोटे से जलते हुए सूरज की तरह फट पड़ी। झुलसा देने वाली लपटों की एक गर्म लहर उठी और नीली ताड़ की रोशनी को अपनी चपेट में ले लिया। गर्मी की लहर का जबरदस्त असर आसपास के इलाके में फैल गया। इसने काले वस्त्र पहने उस आदमी को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस आदमी ने पाया कि उसका एक हाथ थोड़ा जला हुआ है। चांदी की रोशनी के विस्फोट की शक्ति की तुलना जियान तियान योद्धा के शक्तिशाली प्रहार से की जा सकती है। काले लिबास वाला आदमी एक साथ हैरान और गुस्से में था। वह चिल्लाया, तुम मौत को दावत दे रहे हो। फिर उसने लाल रोशनी वाली एक जोड़ी नीले दस्ताने निकाले और अपनी मुठ्ठियां आगे की ओर तान दी। उसने अपनी मुक्का छाया इतनी जोर से शी म्यू की तरफ मारी कि वो एक मजबूत मुक्का लग रहा था। ये इतनी तेज थी कि शी म्यू को खुद को बचाने का वक्त ही नहीं मिला। शी म्यू का चेहरा बदल गया। उसके लिए जवाब देने में बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी उसने हमले को रोकने के लिए अपनी काली तलवार अपनी छाती के सामने रख ली। नीली मुट्ठी जैसी परछाई उसके शरीर पर जोर से गिरी। शी म्यू को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर बिजली गिर गई हो। वह किसी घिसी हुई बोरी की तरह उल्टा उड़ गया। कई बड़े पेड़ों से टकराने के बाद आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने फिर से मुंह से खून उगल दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी कई हड्डियां कुचल गई हैं। अगर वह शारीरिक रूप से मजबूत न होता तो शायद अब तक मर चुका होता। हालांकि उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गई थीं। उसकी मौत तो नहीं हुई थी, लेकिन वह मुश्किल से हिल डुल पा रहा था। एक व्यक्ति की आकृति उसकी आंखों के सामने चमकी और काले वस्त्र पहने वह आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा और उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठी ऊपर उठा ली। शी म्यू ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। काले वस्त्र पहने आदमी को लगा जैसे उसके सिर के ऊपर कुछ चमक रहा है। अचानक उसके सिर के ऊपर एक बर्फ के क्रिस्टल जैसा फूल दिखाई दिया। वह तेजी से उसके सिर के चारों ओर घूमने लगा। वह आदमी चौंक गया। उसका पैर जमीन पर लगा और उसका शरीर कई फीट दूर जा गिरा, मानो कोई चौंका हुआ बड़ा पक्षी हो। वहाँ कौन छिपा है? उस आदमी ने चारों ओर देखा और कठोर आवाज में चिल्लाया। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिला। हवा में सफेद रोशनी चमकती रही। तभी एक खिलता हुआ बर्फ का क्रिस्टल फिर से उभरा और काले लबादे पहने आदमियों की ओर तीर की तरह झपटा। आदमी का रंग रूप गरिमा में हो गया। उसके शरीर से नीली रोशनी की एक परत फूटने लगी। वह पहले से भी ज्यादा चमकदार थी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और गहरे नीले ताड़ के साए का एक समूह भागकर बर्फ के क्रिस्टल से टकरा गया। धमाका! एक तेज आवाज सुनाई दी। हल्की गेंदों के दो समूह जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आपस में टकराए।
अचानक हवा में बर्फीली हवा का झोंका आया और आसपास के पेड़ों पर बर्फ की एक परत छा गई। आदमी ने दबी हुई सांस ली। उसे लगा कि वह किसी मुसीबत में है। वह अनिच्छा से एक कदम पीछे हट गया। हवा में बर्फ के क्रिस्टल देखकर शी म्यू का शरीर कांप उठा। उसके दिल में एक गहरी भावना ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसने अपने शरीर के असहनीय दर्द को दबा लिया और सिर उठाने की कोशिश की। एक युवती गरजती हुई आवाज के साथ धीरे धीरे जंगल से बाहर निकली। वह नंगे पैर थी और सफेद पोशाक पहने हुए थी। ये आकृतियां उसकी अद्भुत सुंदरता में चार चांद लगा रही थीं और उसे परी जैसा बना रही थीं। उसकी खूबसूरत आंखें इधर उधर देख रही थीं। उसने अपने पतले सफेद हाथ में एक छोटा सा जेड रूलर पकड़ा हुआ था। उसके शरीर के चारों ओर सफेद धुंध की एक हल्की सी लकीर तैर रही थी। शी म्यू के चेहरे के भाव फीके पड़ गए। उसकी नजरें सफेद कपड़ों वाली लड़की पर गड़ी रहीं। वह उससे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। अध्याय 117 जियान तियान स्तर की लड़ाई। शी म्यू इस लड़की से पहले भी एक बार मिल चुका था। वह तियान यिन संप्रदाय की राक्षसी चुड़ैल थी, जिसके लिए शी म्यू इतने सालों से तरस रहा था। कुछ समय पहले ही यह परी सी खूबसूरत युवती भी इसी तरह आसमान से उतरी थी। वह पहले भी एक बार किसी अलौकिक स्वप्न की तरह शी म्यू की आंखों के सामने प्रकट हुई थी। रहस्यमय बर्फ का रूलर, यह असली नहीं हो सकता। यह जरूर कोई नकली होगा। काले लबादे वाले आदमी का चेहरा बदल गया जब उसकी नजर लड़की के हाथ में रखे जेड रूलर पर पड़ी। उसने अविश्वास में सिर हिलाया और बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बर्बर जाति के कोल्ड मून जनजाति के जोंग युआन हैं। दानव चुड़ैल ने उसकी ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा, हाँ सही कहा, मैं जोंग युआन हूँ। खैर तुम कौन हो? तुम्हारे हाथ में नकली रूलर है, फिर भी तुमने मेरे सामने रुकने की हिम्मत की। अपनी मौत को दावत देने के लिए, उसने सख्त आवाज में कहा। लड़की हल्की सी हंसी। उसका जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। शी म्यू पास ही लेटा था। उसने भी उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि उसने हल्के से हाथ हिलाया। अचानक जंगल से सफेद धुंध का एक गुबार उनकी ओर बह आया। फिर वह सफेद वस्त्र पहने उस लड़की, जिसका उपनाम की था, के शरीर को अपने साथ बहा ले गया। क्या यही वह आदमी है जो तुम्हारी इस हालत के लिए जिम्मेदार है? सुंदर युवती ने सहज भाव से पूछा। मिस क्यूई के मुंह के कोने खून से सने हुए थे और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। वह बेहोश सी लग रही थी। यह सही है, जोंग युआन ने स्वीकार किया। हे, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम अपनी जान देकर भी इसका बदला चुकाओगे। वह मनमोहक सुंदरी खुशी से खिलखिला उठी। अचानक उसका चेहरा भावशून्य हो गया। अब उसके चेहरे पर मुस्कान का जरा भी नामो निशान नहीं था। एक तीव्र हत्यारी आभा चारों ओर फैल गई और पूरे वातावरण में छा गई। अचानक उसने अपनी कलाई घुमाई। उसके हाथ में बर्फ के रूलर की सफेद चमक और भी तेज हो गई और हवा में एक जबरदस्त ठंडक छा गई। छी छी, हवा को चीर देने वाली आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। तभी दर्जनों बर्फ के भाले प्रकट हुए और जोंग युआन की ओर झपटे। पलक झपकते ही वे उसके सामने पहुंच गए। जोंग युआन के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। उसने अपना हाथ उठाया और बर्फ के भालों पर अपनी हथेली से वार किया। उसके दस्तानों से एक तेज नीली चमक निकली और हवा में 10 फीट ऊंचा एक विशाल नीला ताड़ का पेड़ दिखाई दिया। फिर उसकी नीली हथेली ने कई बर्फ के भालों को पकड़कर उन्हें चूर चूर कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह जवाबी हमला कर पाता, एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही बर्फ के भालों का एक और दौर आया जो तेज आवाज के साथ उसकी ओर बरसा। सुंदर लड़की के हाथ में बर्फ का शासक कई बार चमका तथा एक के बाद एक बड़ी संख्या में बर्फ के भाले निकलते रहे। हालांकि जोंग युआन ने अपनी मुठ्ठियां और पैर पटकना जारी रखा। नतीजतन सभी बर्फ के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे हमलों के कई दौर जारी रहे। इन हमलों ने काले वस्त्रधारी उस व्यक्ति को सांस लेने का एक पल भी नहीं दिया। हालांकि ये हमले उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाए। अगर तुम्हारे हाथ में असली रहस्यमयी बर्फ का रूलर होता तो मैं डर जाता, लेकिन तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि यह सिर्फ एक नकली है। जोंग युआन ने अधीर भाव से कहा। बर्फ के भालों की बौछार का एक और दौर और वे भी उसके हाथों मारे गए। अचानक उसने देखा कि बर्फ का शासक राक्षसी चुड़ैल के सिर के ऊपर मंडराने लगा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब बर्फ का शासक उसके हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगा था। राक्षसी चुड़ैल ने अपनी उंगलियां मोड़ी और फैलाईं। फिर उसने एक अजीब जादुई मुद्रा बनाई। आइस सोल, शुरू करो। एक जोरदार दुर्घटना की आवाज सुनाई दी। जोंग युआन अब तक अनगिनत बर्फ के भालों को कुचल चुका था। अचानक वे टूटे हुए टुकड़े सफेद धुंध की एक विशाल परत में बदल गए। इस धुंध ने काले वस्त्रधारी आदमी को ढंक लिया और उसे अपने अंदर फंसा लिया। ऐसा लग रहा था मानो धुंध ने अपनी बुद्धि प्राप्त कर ली हो। फिर उसने धुंध का एक सफेद गोला बना लिया। आदमी का रंग पीला पड़ गया। वह पीछे की ओर कूदने की कोशिश में जमीन पर पैर पटकने लगा। हालांकि सफेद धुंध की परतें उससे जिंदा जीवों की तरह चिपकी हुई थीं। वे उसे लगातार अपनी गिरफ्त में लेती रहीं, चाहे उसने छूटने की कितनी भी कोशिश की हो। उन्होंने उसके भागने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उस आदमी के सारे हमले बेकार गए। वे धुंध के गोले को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके बजाय उसके हमले उन्हें भेद गए। असली क्यों आत्माओं में बदल जाती है? ये कैसे संभव है? जोंग युआन घबराहट में चिल्लाया। बर्फीली आत्मा कारागार। दानव चुड़ैल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर तक उसके हाथ अपनी मुद्रा बदलते रहे। फिर उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। कच! अचानक उस आदमी के चारों ओर की सफेद धुंध एक तेज चटकने की आवाज के साथ जम गई। वह सफेद क्रिस्टल में बदल गई और दर्जनों फीट चौड़ी बर्फ की गेंद का आकार ले लिया।
अब काले लबादे वाला वह आदमी उस विशाल गेंद के अंदर बंद हो गया। वह आदमी अपने अंगों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, हालांकि वह अंगारों में फंसी एक तुच्छ मक्खी जैसा लग रहा था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। राक्षसी चुड़ैल का रंग आखिरकार थोड़ा ढीला पड़ गया। उसकी नाक के सुंदर पंखों पर पसीने की कई चमकती हुई बूंदें चमक रही थीं। इस गुप्त कला ने मानो उसकी बहुत सारी ऊर्जा निगल ली हो। शी म्यू इस पूरे समय जमीन पर निश्चल पड़ा रहा, हालांकि उसने बिना पलक झपकाए इस शानदार युद्ध को देखा था। वह मुश्किल से अपना मुंह बंद कर पा रहा था। वह मिश्रित भावनाओं से ग्रस्त था। उसकी वर्तमान साधना का स्तर ऊंचा नहीं था, इसलिए इस युद्ध की अधिकांश प्रक्रियाएं उसके लिए समझ से परे थीं। लेकिन उसे शियान तियान स्तर के योद्धाओं के बीच युद्ध की तीव्रता का स्पष्ट आभास हो गया था। यह अनुभव उसके भविष्य के प्रशिक्षण में निश्चित रूप से लाभकारी होगा। उसकी आंखें सफेद वस्त्र पहने उस सुंदरी के आकर्षक रूप पर टिकी थीं। वह उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था, एक पल के लिए भी नहीं। कई साल पहले ली गई उसकी कसम अब भी उसके दिल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह उससे हटने का जरा भी इरादा नहीं रखता था। जब वह पहली बार इस खूबसूरत लड़की से मिला था तो वह उसे एक परी सी युवती लगी थी। उसे लगा था मानो वह स्वर्ग से उतर आए हो। हालांकि उस समय वह एक साधारण इंसान ही था। इन दोनों के बीच की दूरी बहुत बड़ी और अथाह थी। यह उनकी दूसरी मुलाकात थी। ये लड़की अब भी उसके दिल में एक ऊंची जगह रखती थी, हालांकि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसे नहीं लगता था कि वह उसकी पहुंच से बाहर है। अब वह हो तियान का मध्य चरण योद्धा था। उसने बहुत प्रगति की थी और उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के करीब पहुंच गया था। लक्ष्य ये था कि उसे 30 साल की उम्र से पहले जियान तियान के स्तर तक पहुंचना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह देखने की? सावधान रहना, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। राक्षसी चुड़ैल ने शी म्यू की उस तीखी नजर को भांप लिया जो वह उस पर डाल रही थी, इसलिए उसने पलटकर उसे ठंडे चेहरे से चेतावनी दी। तुमने पिछली बार भी यही शब्द कहे थे, लेकिन मुझे तुम्हें दोबारा देखने का ये शुभ अवसर मिला है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। इसलिए चाहे तुम मेरी आंखें ही क्यों न निकाल दो, मैं जिंदगी भर तुम्हें देखता रहूंगा। शी म्यू ने पेड़ के सहारे टिककर बैठने की बहुत कोशिश की। ये शब्द बोलते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि इस हरकत का असर उसके शरीर के जख्मों पर पड़ा। उसके जख्मों से ताज़ा खून उबलने लगा। उसके मुंह से भी भारी मात्रा में खून की धार बह निकली। तुम, ये शब्द सुनते ही उस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर झिझक के भाव उभर आए। उसने अपनी नाजुक भौहें सिकोड़ी और एक बार फिर उसे परखा। लगता है तुम मुझे भूल गए हो। मेरा नाम शी म्यू है। मैंने दाक्वी साम्राज्य के फेंग शहर के बाहर जंगल में तुमसे शादी करने की कसम खाई थी। शी म्यू मुस्कुराया, हालांकि उसके शरीर से खून बह रहा था। दानव चुड़ैल का कोमल शरीर कांप उठा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। यह आप है, यह सही है। लगता है वह परी सी युवती मुझे भूली नहीं है। उस दिन तुमने जो शब्द कहे थे वे लगातार मेरे कानों में गूंज रहे हैं। शी म्यू का चेहरा उतर आया और उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। तो क्या तुम किसी संप्रदाय में शामिल हो गई हो? सुंदर युवती के लाल होंठ हिले। वह थोड़ी हैरान लग रही थी। शी म्यू अब काले दानव संप्रदाय का एक आधिकारिक शिष्य है। मेरी साधना उतनी ऊंची नहीं है, लेकिन मैं हो तियान स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया हूँ। मैं हो तियान की उन्नत अवस्था तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं हूँ। इसके अलावा मुझे हाल ही में पता चला है कि मेरे पास एक जादूगर के कौशल भी हैं। मैं जादू कला में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैं 30 साल का होने से पहले ही जियान तियान स्तर तक पहुँच जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वुलोंग पर्वत पर जाऊंगा और तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। तुम जानते हो कि मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण शी म्यू का रंग एकदम पीला पड़ गया था। फिर भी वह आनंदित भाव से बोला। राक्षसी चुड़ैल अवाक रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसका छोटा सा मुंह सदमे से खुला हुआ था। शी म्यू उस खूबसूरत महिला के मंत्रमुग्ध कर देने वाले चेहरे को देखता रहा। वह एक पल के लिए भी अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा नहीं पाया। राक्षसी चुड़ैल ने जब उसकी नजरें देखी तो शर्म से उसके गाल लाल हो गए। वह घबरा गई और उसने नजरें फेर लीं। कौन कौन सुन रहा है तुम्हारी बकवास? उसके भ्रमित और शर्मिंदा चेहरे के भाव ने उसकी सुंदरता में अदम्य सुंदरता जोड़ दी। शी म्यू ने उसके शर्मीले चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वह लड़खड़ाकर फिर से गिर पड़ा। उसका शरीर जमीन को छूने ही वाला था कि बादलों का एक समूह प्रकट हुआ और उसके शरीर को अपने आगोश में ले लिया। क्या आप ठीक हो? अचानक एक व्यक्ति की परछाई चमकी और दानव चुड़ैल उसके पास प्रकट हुई। शी म्यू ने अवचेतन रूप से पूछा, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? मुझे बहुत खुशी है। खांसता है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे बेकाबू खांसी का दौरा पड़ गया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। अपना मुंह बंद करो और आंखें बंद करो। तुम्हें मेरी तरफ देखने की इजाजत नहीं है। दानव चुड़ैल का स्वर बदल गया। उसने ठंडी आवाज में कहा। ये शब्द सुनकर शी म्यू मुस्कुराया, लेकिन उसने उसकी बात मान ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बर्फीले से ठंडे मगर सुखद गर्म हाथ ने उसकी छाती पर दबाव डाला। फिर उतनी ही ठंडी रियल क्यूई की एक किरण उसके शरीर में प्रवेश कर गई और प्रवाहित होने लगी। उसके बाद वह धीरे धीरे उसकी नसों में समा गई। शी म्यू का चेहरा निश्चिंत लग रहा था। उसके शरीर का दर्द भी काफी हद तक कम हो गया था। जोंग युआन का एक जोरदार मुक्का तुम्हें लगा है, इसलिए तुम्हारी हड्डियों और मांसपेशियों को जोरदार झटका लगा है। इस झटके ने तुम्हारे पूरे शरीर को कुचल दिया है।
इन्हें पूरी तरह से ठीक करना आसान नहीं होगा। दानव चुड़ैल ने अपनी हथेली पीछे खींच ली। फिर वह धीमी आवाज में बोली, क्या मेरी चोटों को ठीक करने का कोई तरीका है? शी म्यू ने आंखें खोलीं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, एक रास्ता है, लेकिन ये बेहद दर्दनाक होगा। अगर इस प्रक्रिया के दौरान आपकी इच्छाशक्ति जवाब दे गई तो आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। असल में मुझे यकीन नहीं है कि इलाज के बाद आपकी चोटें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी या नहीं। उसने चमकती आंखों से कहा, चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। मुझे किसी भी कीमत पर जियान तियान स्तर तक पहुंचना है और फिर मैं शादी कर लूंगा। ये सुनते ही दानव चुड़ैल का चेहरा लाल हो गया। उसकी चमकती आंखें उसे घूरने लगीं। शी म्यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया और इस विषय पर आगे कुछ नहीं कहा। चलो इस इलाज की बात को कुछ देर के लिए टाल देते हैं। जिस जियान तियान बर्बर को तुमने अभी अभी जमाया है, क्या वो सचमुच मर गया है? पहले उसे खत्म कर देना ही बेहतर होगा। मैंने अभी अभी उसके शरीर पर नीली रोशनी की एक झलक देखी है। शी म्यू की नजर उसके पीछे पड़े बर्फ के गोले पर पड़ी। फिर उसने उसे याद दिलाने के लिए आवाज लगाई, क्या? लड़की का रंग बदल गया और वह जल्दी से पीछे मुड़ी। अचानक विशाल क्रिस्टल बॉल के अंदर काले वस्त्र पहने बर्बर के कंधों से एक चमकदार नीली रोशनी निकली। फिर उसके शरीर के सामने एक बाघ के चेहरे की नीली परछाई उभरी। उसने अपना मुंह खोला और एक धीमी दहाड़ लगाई। नीली लहरों का एक घेरा दिखाई दिया और चारों दिशाओं में फैल गया। अचानक बर्फ का गोला कांप उठा और उसकी सतह पर कई दरारें पड़ गईं। फिर बर्फ का गोला एक तेज गड़गड़ाहट के साथ कई टुकड़ों में बिखर गया। काले वस्त्र पहने वह आदमी कागज के टुकड़े की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसने राक्षसी चुड़ैल की ओर एक डरावनी नजर डाली। फिर उसने अपनी भुजाएं किसी शक्तिशाली काले बाज की तरह फैला दी और बिजली की गति से भाग गया। लड़की का शरीर हरकत में आ गया। उसके हाथ में बर्फ का रूलर एक तेज रोशनी छोड़ रहा था और वह उस बर्बर आदमी का पीछा करने लगा। लेकिन आदमी के कंधे पर बाघ की परछाई ने अपना मुंह खोला और एक नीली रोशनी की किरण उगली। वह रोशनी की किरण अविश्वसनीय गति से लड़की की ओर उड़ी। लड़की का रंग बदल गया। उसने एक बार फिर अपना जेड रूलर उठाया। तभी एक सफेद रोशनी चमकी और उसके शरीर के सामने बर्फ की एक दीवार बनकर उसे वार से बचाने लगी। कच! एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। बर्फ की दीवार टूटकर गिर गई। प्रकाश की नीली किरण भी दृष्टि से ओझल हो गई। हालांकि काले वस्त्र पहने आदमी की आकृति भी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। राक्षसी चुड़ैल की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने फिर उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की। अध्याय 118 गुफा में उपचार। क्या वह बर्बर जाति की गुप्त टोटेम तकनीक थी? ये बहुत शक्तिशाली थी, इतनी शक्तिशाली कि इसने तुम्हारे बनाए विशाल बर्फ के गोले को कुचल दिया। शी म्यू ने राक्षसी चुड़ैल की ओर देखा। फिर उसने आह भरी और उदास स्वर में बोला, यह मेरी गलती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़ोंग युआन अपने शरीर में थंडरबोल्ट टाइगर की आत्मा समाहित कर लेगा। उसने पैर पटकते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे। आज किस्मत उसके साथ थी, इसलिए वह तुम्हारे हाथों से बच निकला। इसे परेशान मत करो। अगर तुम्हें सच में इसकी परवाह है तो मैं जियान तियान राज्य में कदम रखते ही उसका ध्यान रखूंगा। शी म्यू ने आंखें झपकाईं और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आश्चर्य है कि तुम अज्ञानी हो या बस अपने अहंकार में डूबी हुई हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि जियान तियान क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान होगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि ज़ोंग युआन, जिस बर्बर से हमारा अभी सामना हुआ, को सबसे दुर्जय जियान तियान योद्धाओं में से एक माना जाता है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी, भले ही तुम अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लो और जियान तियान क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ। इसलिए अपना अनमोल जीवन व्यर्थ मत गंवाओ। सुंदर युवती ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक साथ प्रसन्न और आनंदित लग रही थी। इसके अलावा उसके दिल में एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। अब उसका स्वर भी नरम हो गया था। मैं, शी म्यू, निश्चित रूप से वही करूंगा जो मैं कहूंगा। शी म्यू ने गंभीर स्वर में कहा। जो आदमी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, वो ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अब मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो। दानव चुड़ैल ने घुरघुराते हुए अपना जेड रूलर लहराया। सफेद बादलों के उस समूह ने शी म्यू और क्यूई नाम की लड़की को गोद में उठा लिया। फिर वह ऊपर उठा और हवा में लटक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जाने को तैयार हो। जरा रुको, सिस्टर के अभी भी बाहर हैं। उन्हें भी उस जियान तियान योद्धा ज़ोंग युआन ने घायल कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका क्या हुआ। क्या हम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं? अचानक शी म्यू को कुछ याद आया। फिर उन्होंने तुरंत कहा कि दानव चुड़ैल ने अपनी नाजुक भौहें सिकोड़ लीं। उसने शक भरी नजरों से शी म्यू को देखा। हमारे बीच कुछ भी खास नहीं है। हमें एक ही गढ़ में नियुक्त किया गया है। वह अद्भुत ध्वनि संप्रदाय की एक लकड़ी शैली की जादूगरनी है। उसने कई बार मेरी मदद की है। शी म्यू का दिल उछलकर गले में आ गया। फिर उसने जल्दी से समझाया, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लड़की के पास एक रक्षात्मक खजाना है जिसने हमले का ज्यादातर हिस्सा रोक लिया, इसलिए उसे कोई जानलेवा चोट नहीं आई। दरअसल अब वह जाग चुकी है। राक्षसी चुड़ैल के आकर्षक चेहरे पर शर्म की एक चमक उभर आई जब उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया। फिर उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लीं। शी म्यू चौंक गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया और दानव चुड़ैल की नजरों का पीछा किया। के को लड़खड़ाते हुए उनकी ओर आते देखकर वह हैरान रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोनों पर खून के धब्बे थे। उसे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि शी म्यू ठीक थी। भाई शी, ये देखकर अच्छा लगा कि आप ठीक हैं।
सीनियर, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत सम्मान मिला। के ने शी का अभिवादन किया और उसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। फिर उसने दानव चुड़ैल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। के की ओर देखते ही दानव चुड़ैल की आंखों में संदेह की एक चमक दौड़ गई। उसने अपना जेड रूलर लहराया और के पैरों के नीचे सफेद बादलों का एक समूह उभर आया। फिर उन सफेद बादलों ने उसे हवा में उठा लिया। यहाँ सुरक्षित नहीं है, चलो यहाँ से चले जाते हैं। मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, राक्षसी चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा। फिर वह ऊपर की ओर तैरती हुई शी के पास बैठ गई। उसके बाद उसके सफेद कोमल हाथ एक बार फिर ऊपर उठे। तभी बादलों के 3 समूह अत्यंत तीव्र गति से दूर स्थान की ओर उड़ने लगे। बादलों का समूह अविश्वसनीय गति से 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ता रहा। अंततः वे एक विशाल पर्वत शिखर पर उतरे। फिर राक्षसी चुड़ैल उन्हें एक गुफा में ले गई। उसके बाद उसने क्यूई नाम की लड़की का इलाज शुरू किया। उस लड़की को शी से कहीं ज्यादा हल्की चोटें आई थीं। दानव चुड़ैल ने उसे एक गोली खिलाई। फिर उसने रक्त संचार बढ़ाने के लिए उसके पेट पर जोर लगाया। इससे लड़की की सांसें स्थिर हो गईं। हालांकि उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसे होश आने का जरा भी आभास नहीं हुआ। शी जमीन पर लेटा हुआ अपने सामने राक्षसी चुड़ैल को इधर उधर भागते हुए देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यहाँ आने से पहले ही दानव चुड़ैल ने उसकी बाहरी चोटों का इलाज कर दिया था, इसलिए अब उसे खून नहीं बह रहा था। के आंखें बंद करके एक तरफ बैठी थी। उसके शरीर की सतह पर हरे रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी चोटें खुद ही ठीक कर रही हो। थोड़ी देर बाद राक्षसी चुड़ैल खड़ी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने लड़की के जख्म ठीक कर दिए हों। फिर वह मुड़ी और शी के पास चली गई। तुम अभी अभी एक भयंकर युद्ध से गुजरी हो। तुम हम सबको भी यहाँ तक ले आए हो। इसमें तुम्हारी बहुत सारी असली चीज खर्च हो गई होगी, इसलिए तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है। अगर तुम थोड़ा आराम कर लो तो मेरी चोटें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, शी ने कहा। उसने उसके पीले और थके हुए चेहरे पर गौर किया था। कोई बात नहीं, तुम्हारे जख्म भरने में मेरी ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। फिर उसने धीरे से हाथ हिलाया। बादलों के एक और समूह ने शी को हवा में उठा लिया। लाल रोशनी की एक किरण चमकी और उसके हाथ में एक छोटी सी गहरे लाल रंग की छड़ी दिखाई दी। उसने उसे नीचे झुकाया और जमीन पर कुछ बनाने लगी। उसकी चाल असाधारण रूप से कुशल लग रही थी। तभी उसकी कलाई के एक झटके से एक गहरे लाल रंग का जादुई पात्र जमीन पर प्रकट हुआ। ये देखकर शी की आंखों में आश्चर्य की चमक दौड़ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दानव चुड़ैल जादुई घेरा भी बना सकती है। वह सुंदर युवती जादुई घेरा बनाने में बेहद कुशल लग रही थी। और तो और उसकी यह क्षमता भी देखने लायक थी। उसने मात्र 15 मिनट में एक जटिल जादुई घेरा बना डाला। शी अभी भी विस्मय के ज्वार में डूबा हुआ था कि तभी दानव चुड़ैल ने अपना हाथ हिलाया। अचानक शी ने खुद को जादुई घेरे के बीच में बैठा पाया। तभी उसके हाथ से एक चमकदार लाल प्रकाश की किरण निकली और जादुई घेरे में डूब गई। भिन्भी नाव। जमीन पर खींचा गया आकर्षण मंत्र सक्रिय हो गया। इससे एक लाल प्रकाश किरण निकली जिसने शी के शरीर को घेर लिया। तभी लाल प्रकाश की किरण से गर्माहट की एक धारा निकली। वह शी के शरीर के अंदर तक फैल गई। उसे अविश्वसनीय आराम और गर्माहट मिली। तुम्हारे पूरे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां बुरी तरह कुचल गई हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी टूटी हुई हड्डियों को तुम्हारी नसों और धमनियों से जोड़कर फिर से बनाना होगा, दानव चुड़ैल ने समझाया। उसने एक लाल जेड का डिब्बा निकाला और उसे खोला। उसके अंदर एक रक्त लाल गोली थी। वह कबूतर के अंडे जितनी बड़ी थी। उसकी सतह पर एक लाल रोशनी चमक रही थी। रोशनी में एक खूंखार बाघ की धुंधली छवि भी दिखाई दे रही थी। उससे जादुई शक्ति की एक प्रबल लहर निकल रही थी। काले खून और आत्मा की गोली। पीछे से एक हैरान कर देने वाली आवाज सुनाई दी। के ने आंखें खोली और खून से लाल गोली देखी। उसने मुंह ढक लिया और हैरानी से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी छोटी बच्ची इतनी ज्ञानी हो सकती है। यह सही है, ये काला रक्त और आत्मा की गोली है। रक्त पवन बाघ का सार और आत्मा इसके अंदर बंद हैं। तुम्हें अत्यधिक पीड़ा सहनी होगी और अपनी नसों में काली रक्त वाहिकाओं को स्वीकार करना होगा। अगर तुम ऐसा कर सको तो ये तुम्हारी टूटी हड्डियों और मांसपेशियों को फिर से जोड़ देगी। इसके अलावा गोली के अंदर जमा अग्नि तत्व क्यूई की विशाल मात्रा भी तुम्हारे शरीर में जमा हो जाएगी। इससे तुम्हें अपनी भविष्य की साधना में बहुत लाभ होगा। दानव चुड़ैल ने के की ओर एक नजर डाली। फिर उसने भावशून्य स्वर में शी को समझाया। शी का रंग बदल गया जब उसने जेड बॉक्स में गोली को देखा। अगर यह गोली इतनी अद्भुत थी तो ये बेहद कीमती होनी ही चाहिए थी। इसलिए अगर दानव चुड़ैल सचमुच शी पर इसका इस्तेमाल करना चाहती थी तो उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। यह विचार मन में आते ही शी को बहुत खुशी हुई। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सहन कर सकता हूँ, चाहे कितना भी दर्द हो। उसकी बातें सुनते ही दानव चुड़ैल खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की मधुर ध्वनि किसी हिम्मत पर खिले कमल के फूल जैसी थी। शी मानो किसी स्वप्न में खोया हुआ था, मानो उसकी मधुर हंसी ने उसे चक्कर में डाल दिया हो। के को अब तक एहसास हो गया था कि शी और इस खूबसूरत युवती के बीच कुछ तो अजीब है। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन उभर आई। जमीन पर खींचा गया 9 पुनर्जन्म मंत्र आपके दर्द को कुछ हद तक कम कर सकता है। दानव चुड़ैल के चेहरे पर मुस्कान कुछ पल के लिए ठहरी। फिर उसने अपना ठंडा और उदासीन भाव फिर से धारण कर लिया।
इसके बाद वह आगे बढ़ी और घेरे से बाहर निकल गई। शी म्यू ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। रक्त लाल गोली जेड केस से बाहर निकली और जैसे ही दानव चुड़ैल ने अपना हाथ हिलाया वह शी म्यू के मुंह के अंदर चली गई। जैसे ही गोली उसके मुंह में गई शी म्यू का रंग बदल गया। गोली उसे ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में जलते हुए लाल कोयले का टुकड़ा डाल दिया गया हो। एक पल के लिए तो वह लगभग बेहोश हो गया। फिर उसने आंखें खोलीं और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। फिर उसने गोली निगल ली। उसे ऐसा लगा जैसे धधकते हुए आग के गोले उसके गले से होते हुए उसके पेट के निचले हिस्से में उतर गए हों। लपटों की एक गर्म लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। शी म्यू का रंग भयंकर दर्द से पीला पड़ गया। उसके माथे से सोयाबीन के आकार के पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उसकी त्वचा से नीली नसें उभर आईं। फिर भी उसने अपने दांत भींच लिए और दर्द से कराहने से खुद को रोक लिया। राक्षसी चुड़ैल ने उस पर एक नजर डाली। फिर उसने साफ आवाज में एक अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वह बीच बीच में अपने हाथ भी हिलाती रही। 9 पुनर्जन्म मंत्र से एक चमकदार लाल रोशनी निकलने लगी। ये लाल रोशनी शी म्यू के शरीर के चारों ओर लिपट गई, रेशम की एक पट्टी की तरह। यह ज्यादा असरदार तो नहीं था, लेकिन इसने उसके शरीर के अंदर की जलन को जबरदस्ती दबा दिया। शी म्यू का शरीर कांप उठा जब गोली उसके पेट में जलती हुई लपटों के गोले में बदल गई। नंगी आंखों से उसके पेट के निचले हिस्से में चमकदार लाल लपटों का एक समूह देखा जा सकता था। जलन और भी तेज हो गई थी और तेजी से उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक एक इंच मांस जल रहा हो। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर को अनगिनत तेज चाकुओं से काटा जा रहा हो। यह एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया थी। एक आम इंसान इस प्रक्रिया से गुजरने के बजाय तुरंत मौत की कामना करेगा। अपना मन स्थिर करो, खुद को ढीला मत छोड़ो, वरना यह मेरे पिछले प्रयासों पर पानी फेर देगा। राक्षस चुड़ैल की आवाज शी म्यू के कानों में गूंज उठी। शी म्यू ने अपने दर्द को दबाने की बहुत कोशिश की। उसने अपने मन को नियंत्रित करने और अपनी आत्मिक शक्ति के हिंसक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए आत्मिक शक्ति संचयन की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसके मन में तीव्र जलन की पीड़ा लगातार उठती रही, परंतु आत्मिक शक्ति संचय की कला के प्रभाव से उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो गया। अचानक उसके पेट से झुलसा देने वाली लू की धारा फैलने लगी। यह उसकी नसों और धमनियों से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। जैसे जैसे लू उसके शरीर के हर हिस्से से गुजर रही थी, उसे अपनी टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत होती हुई महसूस हो रही थी। इस अनुभूति ने शी म्यू के हृदय को आनंद से भर दिया। वह आत्मिक शक्ति संचयन की कला का और अधिक ध्यानपूर्वक अभ्यास करने लगा। दानव चुड़ैल की भौहें तन गईं और उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की एक चमक दौड़ गई। वह कुछ बुदबुदाने लगी और अपनी उंगली शी म्यू की ओर इशारा किया। राक्षसी चुड़ैल को शी म्यू की बेहतर हालत देखकर राहत मिली। शी म्यू के शरीर पर लिपटी कोकून जैसी लाल रोशनी को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह विचारों में खोई हुई लग रही थी। समय बहुत तेजी से बीत गया। किसी को पता भी चले उससे पहले ही आसमान चमकने लगा। राक्षसी चुड़ैल जमीन पर पैर क्रॉस करके निश्चल बैठी थी। वह जादुई घेरे में सीधे खड़े रक्त लाल कोकून को घूर रही थी। क्यूई नाम की लड़की भी होश में आ गई थी। वह और के एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं। 9 पुनर्जन्म मंत्र अभी भी सक्रिय था। उसकी सतह से भिनभिनाहट की आवाज के साथ साथ हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। अचानक दानव चुड़ैल की नजर कोकून पर पड़ी। उसने खुद को सिर हिलाया और धीमी आवाज में मंत्र जपना शुरू कर दिया। जादू की सतह से लाल रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। हालांकि रक्त लाल कोकून पर हल्की सी लाल रोशनी कम नहीं हुई थी। वरिष्ठ भाई शी अब कैसे हैं? के ने झिझकते हुए पूछा। उसकी हड्डियां और नसें फिर से बन गई हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने बहुत कष्ट सहा था, लेकिन उसे आराम करने और पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए अभी भी कुछ दिन और चाहिए। दानव चुड़ैल की नजर के की ओर गई। फिर वह धीमी आवाज में बोली। ये सुनकर के ने राहत की सांस ली। अध्याय 119 भयंकर सूजन वाला तीर। मैं उसके लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। मुझे डर है कि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। मुझे तुरंत यहाँ से जाना होगा, इसलिए मैं उसे तुम लड़कियों के पास छोड़ रही हूँ। दानव चुड़ैल खड़ी हुई और बोली। हाँ, क्यूई उपनाम वाली लड़की ने सम्मानपूर्वक उसका उत्तर दिया। हालांकि के चौंक गया। जिस गढ़ में तुम लोगों को नियुक्त किया गया था वह अब अस्तित्व में नहीं है। उसे बर्बर लोगों ने मिटा दिया है, इसलिए वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह नक्शा तुम्हें इस इलाके के भूभाग को समझने में मदद कर सकता है। इस पहाड़ से 50 मील की दूरी पर एक गढ़ है। उसके पूरी तरह ठीक होने तक इंतजार करो, फिर तुम उस गढ़ में रिपोर्ट कर सकते हो। दानव चुड़ैल ने एक पल सोचा। फिर उसने अपनी छाती से एक जेड पर्ची निकाली और उन्हें दे दी। दोनों लड़कियों ने जल्दी से सिर हिलाया। क्यूई उपनाम वाली लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह पर्ची लेने ही वाली थी कि दानव चुड़ैल ने अपना बड़ा हुआ हाथ घुमाया और के को जेड पर्ची थमा दी। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने कहा, लिल जुबान, लैन यून ने तुम्हें अपने जीवन काल में ही अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था, इसलिए तुम मेरे साथ हमारे तियानियन संप्रदाय में लौट सकते हो। गठबंधन की बात भूल जाओ। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो संघ के पुराने लोग तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। धन्यवाद सीनियर, लेकिन मैं तियानियन संप्रदाय की अनुयायी हूँ, इसलिए मैं अपने संप्रदाय के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। इस कठिन समय में मेरा यहाँ रहना ज्यादा उचित होगा। इसके अलावा मेरे गुरु ने एक बार कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को असली तलवारों और भालों का खतरा न हो तो उसके लिए इस अड़चन को पार करना बहुत मुश्किल होगा। लड़की की आंखों में उदासी के भाव थे। उसने सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में बोली, तो फिर अपना ख्याल रखना। हो सकता है मैं तुम्हें खतरे से बाहर निकालने के लिए दोबारा न आ पाऊं।
राक्षसी चुड़ैल ने उसकी दृढ़ आवाज सुनकर एक हल्की आह भरी। उसने आगे कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपनी नजरें घुमाईं और रक्त लाल कोकून को देखा। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर एक और धीमी आह भरी। उसके बाद उसके पैरों के नीचे से सफेद बादलों की एक परत उभरी और उसे गुफा से बाहर ले गई। फिर वह दूर की ओर तेजी से बढ़ी और तेजी से उनकी नजरों से ओझल हो गई। के की आंखों में एक उलझन भरी नजर उभरी जब उसने राक्षसी चुड़ैल की घटती हुई आकृति को देखा। अचानक उसके मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसे ईर्ष्या और एक ही समय में निराशा का एहसास हुआ। 2 दिन बाद शी म्यू गुफा के अंदर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा हो। उसके शरीर पर एक भी खरोंच का निशान नहीं दिख रहा था। इसके अलावा उसकी कुचली हुई हड्डियां, मांसपेशियां और नसें फिर से सामान्य हो गई थीं। उसका रूप रंग तो नहीं बदला था, लेकिन उसकी त्वचा का रंग गहरा हो गया था। के और क्यूई उपनाम वाली लड़की एक तरफ बैठे थे। वे लगातार उसे देख रहे थे। शी म्यू स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास कर रहा था। वह अपने शरीर के अंदर अपनी असली क्यूई को ज्वार की लहरों की तरह उमड़ता हुआ महसूस कर सकता था। उसकी क्यूई शक्ति का निरंतर विस्तार इतना प्रबल था कि उसके कपड़े बार बार फड़फड़ा रहे थे। इसके अलावा एक कमजोर और मंद बवंडर बन गया था जो उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा था। थोड़ी देर बाद उसने लंबी सांस छोड़ी और आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रसन्नता के भाव थे। उसने अंततः काले रक्त और आत्मा की गोली में संग्रहित दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, इसलिए उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। इसके अलावा उसकी वास्तविक क्यूई पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। अब वह स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के 5वें चरण में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था। हालांकि उसे एक प्रकार की क्षति और खालीपन का एहसास हुआ क्योंकि वह सुंदर युवती अब उसके आसपास नहीं थी। उसने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। फिर उसने अपने हाथ सीने से लगा लिए और के और क्यूई नाम की लड़की की तरफ देखा। फिर उसने सम्मानपूर्वक कहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी देखभाल करने के लिए मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों लड़कियों को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वे तीनों गुफा से बाहर निकल आए। वे पहाड़ से नीचे उतरे और एक खास दिशा में आगे बढ़ने लगे। 1 माह बाद फू प्रांत की सीमा पर जंगल में कहीं शी म्यू ने काला ब्लेड उठाया और अपने सामने खड़े एक बर्बर को घूरने लगा। वह बर्बर लगभग शी म्यू जितना ही लंबा था। वह दुबला पतला और छोटा कद का था। वह एक साधारण इंसान जैसा दिखता था। उसकी खुली छाती पर एक नीले भेड़िए का कुलदेवता बना हुआ था। भेड़िए की छवि ऐसी लग रही थी मानो वह आकाश की ओर दहाड़ रहा हो। वह बर्बर व्यक्ति एक कुलदेवता योद्धा लग रहा था। एक और टोटेम योद्धा छोटे कद के बर्बर के पीछे खड़ा था। उसने अपने कानों में सोने की एक जोड़ी अंगूठियां पहन रखी थीं। दोनों बर्बर एक ऐसी स्थिति में थे जिससे वे एक साथ हमला कर सकते थे। शी म्यू 12 घंटे पहले फू प्रांत की सीमा पर स्थित एक बर्बर शिविर में घुस गया था। उसे दुश्मन के शिविर में घुसपैठ करके उसकी जांच करने का काम सौंपा गया था। उसने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शिविर से लौटते समय उसकी मुलाकात इन 2 टोटेम योद्धाओं से होगी। ये जगह उनके कैंप के बहुत पास थी, इसलिए इन दोनों दुश्मनों के कारण शी म्यू को जितनी देर होती उसकी स्थिति उतनी ही खतरनाक होती जाती। शी म्यू की आंखों में एक कठोर भाव चमक उठा। अचानक उसका शरीर हिला और कई फीट दूर चला गया। वह उस नाटे कद के बर्बर के सामने रुक गया। तभी उसके कंधे से एक काली रोशनी निकली। शुआ काली तलवार हवा में कांप उठी और 13 ब्लेड सायाएं छोड़ी। ये सायाएं हड्डियों को कंपा देने वाली हवा के साथ उसके दुश्मन की ओर गिरीं। गर्जना भेड़िए की चीख की आवाज सुनाई दी। अचानक नाटे कद के जंगली की छाती पर एक नीली चमक चमक उठी। फिर उसकी भुजाएं 2 रोएदार भेड़िए के पंजों में बदल गईं। उसके तीखे नाखूनों पर एक चमकती हरी रोशनी उभर आई। उसकी आंखों में एक भयंकर भाव था। वह अपने भेड़िए जैसे पंजों को तेजी से अपने शरीर के सामने लहराने लगा। इस तेज गति से नीले पंजों की परछाइयां आपस में गुंथी हुई थीं जो पास आती काली ब्लेड जैसी परछाइयों से टकरा रही थीं। एक खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। काले ब्लेड साए और नीले पंजे साए एक दूसरे से टकराकर बिखर गए। लेकिन तभी दर्जनों नीले पंजे जैसी परछाइयां शी म्यू की ओर बढ़ीं। एक जोरदार हवा के झोंके ने शी म्यू को पीछे से धक्का देकर गिरा दिया। शी म्यू की आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई। वह पीछे नहीं हटा, बल्कि हाथ में काला ब्लेड लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी जादुई शक्ति ब्लेड में डाल दी। ब्लेड की सतह पर उकेरे गए जादुई अक्षर चमक उठे। अचानक ब्लेड की सतह से आग की लपटें निकलीं। वह पास आती नीली परछाइयों पर बिजली की तरह गिरी। धमाका, एक विस्फोटक ध्वनि सुनाई दी। चमकदार लाल लौ फूट पड़ी और झुलसा देने वाली गर्म हवा की लहर ने नीली परछाइयों को बहा ले गई। नाटा बर्बर अचानक चौंक गया। चिलचिलाती गर्म हवा की लहर ने उसे लपेट लिया और हवा में उल्टा फेंक दिया। वह अभी भी हवा में ही था जब उसने शी म्यू को सफेद बादलों का एक छोटा सा समूह उगलते देखा। ये सफेद बादल फिर खतरनाक गति से उसकी ओर झपटे। ये देखकर उसका रंग उड़ गया। उसका दिल भारी भय से जम गया। शी म्यू ने अभी अभी क्यू विस्फोट तकनीक का प्रदर्शन किया था। फिर वह मुड़ा और अपनी पारदर्शी चमकदार सफेद मुट्ठी आगे की ओर पटकी। उसकी मुट्ठी बिजली की गति से एक काले बैल के खुर से टकराए। बैल का खुर लगभग एक इंसान के सिर जितना बड़ा था। वह उसके बहुत करीब आ चुका था। क्लैंग, धातु की झनझनाहट की आवाज सुनाई दी। शी म्यू को ऐसा लगा जैसे उसे 500 किलो के किसी विशालकाय जंगली बैल से टकरा दिया गया हो। उस अमानवीय ताकत ने उसकी छाती को जकड़ लिया।
उसका शरीर कई कदम पीछे धकेल दिया गया। सुनहरे झुमकों वाले लंबे कद के जंगली ने चुपके से हमला किया था। हालांकि इस जबरदस्त टक्कर के प्रभाव से वह भी हवा में उछल गया। वह अभी भी हवा में ही था कि उसे पीछे से एक धीमी सी धमाका सुनाई दिया। छोटे कद के बर्बर ने अपनी भुजाओं से क्यूई विस्फोट तकनीक का विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन शी म्यू के शक्तिशाली प्रहार से उसकी भुजाएं टुकड़े टुकड़े हो गईं और उसकी छाती क्षत विक्षत हो गई। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह शी म्यू थी। एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। फिर ताजा खून की एक धार आसमान की ओर उछली। काले ब्लेड से नाटे कद के बर्बर का सिर कट गया। शी म्यू ने अपने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि वे तेजी से दूर जा रहे हैं। उसने पलटकर देखा तो दूसरा जंगली जंगल की ओर भाग रहा था। लंबे कद के जंगली ने देखा कि परिस्थितियां उसके लिए प्रतिकूल हो गई थीं, इसलिए उसने जंगल में भागने का फैसला कर लिया था। उसने क्षण भर में कई फीट की दूरी तय कर ली थी। शी म्यू मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। अचानक उसका काला ब्लेड धधकती आग में बदल गया और अविश्वसनीय गति से उस लंबे बर्बर की ओर झपटा। लंबे कद के बर्बर ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कुछ कर पाने से पहले ही उसे सीने में तेज जलन महसूस हुई। उसने देखा कि उसकी छाती से एक लाल धार निकली हुई है। शी म्यू की धार पीछे से उसकी छाती में घुस गई थी। पफ! उसके सीने से आग की लपटें उठीं। फिर उन्होंने उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया और उसका शरीर जलने लगा। वह लंबा चौड़ा बर्बर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह झुलसी हुई बजरी में बदल चुका था। शी म्यू ने अपना ब्लेड उठा लिया था और अब तक भाग चुका था। फिर वह घने जंगल में गायब हो गया। कुछ महीने बाद रूई प्रांत की सीमा पर शी म्यू आंखें बंद किए पालथी मारकर बैठा था। वह एक जर्जर घर में था जो एक गांव के खंडहरों से घिरा हुआ था। उसकी छाती एक लय में ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा हो। उसके शरीर के पास एक बैंगनी धनुष रखा था। वह स्टील का बना हुआ लग रहा था। अचानक उसे दूर से आती हुई शोरगुल की आवाजें सुनाई दीं। उसने आंखें चौड़ी करके एक सतर्क बिल्ली की तरह उछलकर खड़ा हो गया। उसने बैंगनी स्टील का धनुष पकड़ा और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। फिर वह चुपके से पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ क्षण बाद वह अधजली छत पर बैठ गया और दूर तक शोर के स्रोत की ओर देखने लगा। उसने कई सौ मीटर की दूरी पर लगभग 200 बर्बर सैनिक देखे। वे उतनी ही संख्या में मौजूद मानव सेना के साथ भीषण युद्ध कर रहे थे। उनकी तेज चीखों और गर्जनाओं से धरती कांप रही थी। मानव सेना के हथियार उनके दुश्मनों से कहीं बेहतर थे। हालांकि उनके दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा लंबे और ताकतवर थे, इसलिए वे भारी नुकसान में दिख रहे थे। हालांकि इंसान अभी भी शांत और संयमित लग रहे थे। वे गांव की ओर बढ़ते हुए अपने विरोधियों से लड़ते रहे। ऐसा लग रहा था कि वे गांव को अपनी आड़ में इस्तेमाल करना चाहते थे। बर्बर सैनिक उनके प्रयासों को विफल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे मनुष्यों पर लगातार झपट्टा मार रहे थे, इसलिए स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई थी। दोनों पक्ष अपने अपने सैनिक खो रहे थे। हालांकि मनुष्य एक ही बर्बर योद्धा के सामने 3 या 4 सैनिक खो रहे थे। लड़ाई एक तरफा होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह बर्बर लोगों की ओर झुक रही है। शी म्यू ने अपनी दृष्टि बदली और भीड़ के बीच में देखा। उसने दाची साम्राज्य के एक सैन्य अधिकारी को देखा। उस व्यक्ति ने पूरे शरीर पर कवच पहना हुआ था। उसके हाथ में एक लंबा चांदी का भाला था। वह उसे चारों दिशाओं में लहरा रहा था। उसका सामना एक टोटेम योद्धा से था जो 2 विशाल कुल्हाड़ियां लिए हुए था। शी म्यू को धातुओं के टकराने की आवाज हल्की सी सुनाई दे रही थी। शी म्यू जानता था कि सैन्य अधिकारी को टोटेम योद्धा को जल्दी से मार डालना चाहिए क्योंकि वह बर्बर लोगों का नेता लग रहा था। अपने नेता के वध के बाद बर्बर लोग निश्चित रूप से बिखर जाएंगे, अन्यथा पूरी मानव सेना अंततः नष्ट हो जाएगी। हालांकि दोनों सेनाओं के नेता समान रूप से शक्तिशाली लग रहे थे, इसलिए ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। शी म्यू को पता नहीं क्यों, पर उसे एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ। सैन्य अधिकारी उसे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन शी म्यू उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह हेलमेट से ढका हुआ था। शी म्यू ने अपना मिशन पूरा कर लिया था, इसलिए वह आधिकारिक तौर पर छुट्टी पर था। हालांकि वह आराम से बैठकर अपने रिश्तेदारों को बर्बर लोगों द्वारा कत्ल होते नहीं देख सकता था। उसने अपने आसपास का माहौल देखा। फिर वह छत से नीचे उतरा और युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह युद्ध भूमि के निकट एक खाई में पहुंच गया। इस छोटी सी अवधि में मानव सेना ने 20 से ज्यादा सैनिक खो दिए थे। बर्बर सैनिकों के हिंसक हमलों के कारण मानव सेना को और भी ज्यादा सावधानी से जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने पीछे हटने का विचार भी त्याग दिया था। शी म्यू की आंखों में एक हल्की सी सुनहरी चमक उभर आई। उसने अपनी पीठ से एक खास तरह का तीर निकाला। तीर का अग्रभाग आग जैसा लाल था। उसकी सतह पर एक छोटा सा जादू का निशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई हथियार हो। इस तीर को भयंकर सूजन वाला तीर कहा जाता था। शी म्यू ने इसके तीर के सिरे पर भयंकर सूजन वाले आकर्षण जादू की 3 परतें लगाई थीं। शी म्यू तीर के सिरे पर और परतें चढ़ाना चाहता था, लेकिन तीर का सिरा बहुत छोटा होने के कारण उस पर सूत्र बनाना बेहद मुश्किल था। इसलिए शी म्यू उसकी सतह पर 3 से ज्यादा परतें नहीं चढ़ा पाया। ये कहा जा सकता है कि तीर के सिरे पर जादुई ताबीज बनाना चांदनी समुद्री अर्चिन खंजरों पर 8 या 9 जादुई अक्षर बनाने से भी ज्यादा मुश्किल था। इस बाण की शक्ति साधारण थी। यह मूनलाइट सी अर्चिन डैगर की शक्ति का मात्र 10वां हिस्सा था। हालांकि दुश्मन के शरीर में घुसते ही इन बाणों का तात्कालिक विस्फोट अत्यंत भयावह होता था।
शिम्यू ने जब बैंगनी स्टील का तीर प्राप्त किया था तब उसने 10 ऐसे तीर बनाने के लिए बहुत मानसिक प्रयास किया था, लेकिन उसके तीर थैले में बाकी तीर साधारण तीर थे, बिना किसी जादुई शक्ति के। शिम्यू इस तीर की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और फिर एक शक्तिशाली प्रहार करने के लिए अपनी शक्ति एकत्रित की। अध्याय 120, एक दोस्ताना मैच। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार डालने की आग में जल रहे थे, यहाँ तक कि उनकी आंखें लाल हो गई थीं। किसी को पता ही नहीं चला कि कहीं से एक घातक तीर अपने निशाने पर लग गया था। जब एक तीर सीटी बजाता हुआ बिजली की गति से गुजर गया, एक काली रेखा की तरह एक अजीब सी आवाज गूंजी। इसने दोनों का ध्यान खींचा। टोटेम योद्धा और सेनापति दोनों इस समय एक भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। टोटेम योद्धा ने एक काली परछाई को तेजी से अपनी ओर आते देखा। वह प्रतिक्रिया देने से पहले ही परछाई उसके बहुत करीब आ गई थी, इसलिए उससे बच पाना नामुमकिन था। पफ, तीर चमका और उसकी छाती में धंस गया। अचानक आग की लपटें उठीं और फिर तीर जोरदार गड़गड़ाहट के साथ फट गया। टोटेम योद्धा की एक छोटी सी मगर दयनीय दहाड़ सुनाई दी। जैसे ही तीर उसके सीने में धंसा, अग्नि तत्व की एक प्रचंड ऊर्जा फूट पड़ी। एक बड़ा सा छेद बन गया था। ये लगभग एक इंसान के सिर जितना बड़ा था। वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके घाव से खून की धार फूट पड़ी और सैन्य अधिकारी के चेहरे पर बरस पड़ी। अफसर हक्का बक्का रह गया, इसलिए वह समय रहते खून के इस फव्वारे से बच नहीं सका। फुस फुस फुस, एक के बाद एक तीरों की सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। एक बर्बर सैनिक ने अभी अभी एक मानव सैनिक का हथियार गिराया था। उसका पत्थर का हथौड़ा अभी हवा में ही था कि एक साया उसके गले में घुस गया। युद्धभूमि के किनारे पर एक और बर्बर सैनिक अपनी हड्डी का भाला पागलों की तरह फेंक रहा था। उसने अभी हाथ उठाया ही था कि एक और तीर उसके माथे में लगा। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। युद्धभूमि में कई अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही घटनाएं घटीं। एक और बर्बर सैनिक सीटी बजाते हुए तीर से जमीन पर गिरकर मर गया। हालांकि कुछ क्षण पहले हुआ जोरदार धमाका फिर सुनाई नहीं दिया। सेनापति ने भी जवाब दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। उसे एहसास हुआ कि छिपा हुआ धनुर्धर उनकी तरफ है। इससे उसका हौसला बढ़ा। वह जोर से गरजा और मुड़ा और बर्बर सेना पर टूट पड़ा। साधारण बर्बर सैनिक उसके सामने कुछ भी नहीं थे। उसका लंबा चांदी का भाला किसी जहरीले सांप की तरह लचीला होकर लहराता था। वह दीपक की तीली की तरह लचीला दिखता था। उसकी हर गोली एक बर्बर सैनिक को घायल कर देती थी। रहस्यमयी धनुर्धर और उनके सेनापति की बहादुरी से अन्य मानव सैनिक भी उत्साहित हुए। वे उत्साहित हो गए और जवाबी हमले करने लगे। बर्बर सेना के 200 सैनिक कुछ ही मिनटों में खत्म हो गए। फिर मानव सैनिकों ने युद्धभूमि की सफाई शुरू कर दी। सैन्य अधिकारी शिम्यू के ठिकाने की ओर बढ़ने लगा। वह जोर से चिल्लाया, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहादुर योद्धा। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम बाहर आओ और अपना परिचय दो। शिम्यू ने अपनी आधी खाली तीर की थैली पर नजर डाली। फिर वह बैंगनी स्टील का धनुष हाथ में लिए खाई से बाहर निकल आया। शिम्यू, फौजी अफसर हैरानी से चीख पड़ा। वह इतना चौंक गया कि उसकी सांसें थम सी गईं। शिम्यू भी चौंक गया। सैन्य अधिकारी ने शिम्यू के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति देखी। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने झट से अपना मुखौटा उतारा और अपना चेहरा दिखाया। वांग तियानहाओ। जब शिम्यू ने उस युवक के गोरे और साफ रंग को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक उठा। क्या तुम सचमुच काले दानव संप्रदाय के शिष्य बन गए हो? वांग तियानहाओ ने शिम्यू के कफ पर लाल लपटों का प्रतीक देखकर आश्चर्य से कहा। काला दानव संप्रदाय यान साम्राज्य का एक प्रसिद्ध संप्रदाय माना जाता था। वास्तव में ये दाक्वी साम्राज्य के 3 बड़े संप्रदायों जितना ही प्रसिद्ध था। इसने काय युआन मार्शल आर्ट्स स्कूल को भी पीछे छोड़ दिया था। शिम्यू मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी यात्रा बेहद जटिल और अजीब थी। वह इसे 2-4 वाक्यों में बयां नहीं कर सकता था। ऊपर से आसपास बहुत सारे सैनिक थे। वह उनके सामने कुछ भी साझा नहीं करना चाहता था। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई शी यान साम्राज्य भाग जाएंगे। वो और जिन परिवारों ने तुम्हें ढूंढने के लिए अलग अलग 5 लाख चांदी का इनाम रखा है, अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम किसी संप्रदाय में शामिल हो गए हो तो वे रातों को सो नहीं पाएंगे। वांग तियानहाओ ने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने चर्चा का विषय बदल दिया। बोलते बोलते वे हंस पड़े। शिम्यू भावुक हो गया। उसे इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसने वो और जिन परिवारों की कार्रवाई का अंदाजा लगा लिया था। यह मामला इतना जटिल है कि इस पर बात करना मुश्किल है। लेकिन भाई वांग, आप दाक्वी साम्राज्य के उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी कैसे बने? शिम्यू ने अपने कवच की ओर इशारा करते हुए पूछा। आपके फैंग शहर छोड़ने के कुछ ही समय बाद मैं काय युआन मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल हो गया था। जब बर्बर लोगों ने राज्य पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया तो हमारे स्कूल ने दाक्वी साम्राज्य की सशस्त्र सेना में शामिल होने के लिए नए शिष्य भेजे। यह नए शिष्यों के लिए एक परीक्षा जैसा था। आप भी यहाँ हैं, इसका मतलब है कि आपको भी आपके संप्रदाय ने भेजा है? वांग तियानहाओ ने शांत भाव से उत्तर दिया। हाँ, यह सही है। शिम्यू ने सिर हिलाया। शिम्यू, तब पता चला था कि आपके पास पाषाण बंदर का लुप्त वंश है। अब पता चला कि यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह था, क्योंकि अब आप एक संप्रदाय में शामिल हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि काला दानव संप्रदाय 3 राज्यों के 7 बड़े संप्रदायों में से एक माना जाता है। आपका संप्रदाय अद्भुत गुप्त कलाओं के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। आप शायद होंग तियान क्षेत्र के प्राथमिक चरण तक पहुंच चुके हैं। शिम्यू को देखते ही वांग तियानहाओ की आंखें चमक उठीं।
हो तियान प्राथमिक चरण। शी म्यू ने अपनी नाक रगड़ी, वह कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे के भावों से एक अनिर्णय की भावना झलक रही थी। अगर हम दोनों का मेल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम क्या सोचते हो? मैं हमेशा से किसी प्रसिद्ध संप्रदाय के शिष्य के साथ मेल करना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। वांग तियान हाओ ने अपना चांदी का भाला अपने चेहरे पर घुमाते हुए कहा। वह शी म्यू को उत्सुकता से देख रहा था। ये शब्द सुनकर शी म्यू अचंभित रह गया। शी म्यू ने वांग तियान हाओ को बर्बर सैनिकों से लड़ते देखा था। वह जानता था कि वह कमजोर नहीं है, हालांकि उसकी ताकत शी म्यू के बराबर नहीं थी। ये बस एक दोस्ताना मैच है ताकि एक दूसरे से कुछ सीखा जा सके। मैं वादा करता हूँ कि नतीजा चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें 1 लाख चांदी का इनाम दूंगा। तुम क्या कहते हो? वांग तियान हाओ ने देखा कि शी म्यू लड़ने से हिचकिचा रहा था क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने जल्दी से समझाया। अगर भाई वांग हार गए तो उन्हें पैसों के अलावा 2 कम ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी देने होंगे। फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। शी म्यू ने पलकें झपकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो फिर ये तय हो गया। वांग तियान हाओ खुश हुआ। शी म्यू ने सिर हिलाया। उसने अपना बैंगनी स्टील का धनुष एक तरफ रख दिया। फिर उसने रस्मी अंदाज में वांग तियान हाओ की ओर अपने हाथ जोड़े। उसके बाद उसने एक मुद्रा अपनाई। युद्ध क्षेत्र की सफाई कर रहे आसपास के सैनिकों ने काम रोक दिया और छोटे छोटे समूहों में उन दोनों के चारों ओर घेरा बना लिया। शी म्यू और वांग तियान हाओ एक विशाल घेरे के बीच में खड़े हो गए। घेरा लगभग 100 फीट का था। सैनिक एक भीषण युद्ध में बमुश्किल बच पाए थे, इसलिए वे शी म्यू के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते थे। एक रहस्यमयी धनुर्धर जिसने अपने अद्भुत बाणों से उनकी मदद की थी। उन्होंने ये भी देखा था कि उनका दल कमांडर उससे परिचित था। इसके अलावा वह उस धनुर्धर के साथ एक दोस्ताना मुकाबला शुरू करने वाला था, इसलिए वे खुशी से झूम उठे। मार्शल आर्टिस्टों के लिए 2 विशेषज्ञों को एक दूसरे के सामने लड़ते देखने से ज्यादा मनोरंजक कुछ नहीं था। यह एक बेहद दुर्लभ अवसर था। वांग तियान हाओ उत्साह से उछल पड़ा। वह खिलखिलाकर हंसा। फिर उसने अपना चांदी का भाला लहराया। भाले के ऊपरी आधे हिस्से की नुकीली नोक चमक उठी और धुंधली हो गई। पफ पफ पफ। उसके सामने 12 गहरे लाल रंग की लपटें प्रकट हुईं। पिछले 2 सालों में उसने धधकते भाले की कला के उत्तरार्ध में महारत हासिल कर ली थी। वह शायद इस कला की चरम अवस्था में पहुंच गया था क्योंकि आग पहले से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। इसके अलावा वह एक ही सांस में 12 अग्नि गोले छोड़ सकता था। वांग तियान हाओ ने अपने भाले को दोनों हाथों से पकड़ा और हिलाया। भाले की नोक से हवा में एक चांदी का घेरा बन गया। 12 ज्वालाओं को मानो एक रहस्यमयी खिंचाव बल मिला हो। वे हवा में घूमी और उस घेरे में समा गईं। टकराना। चांदी का गोला एक झटके में धधकती लपटों से घिर गया। तभी वांग तियान हाओ ने अपना भाला मारा। एक अग्नि अजगर गोले के बीच से उछलकर शी म्यू की छाती की ओर झपटा। चारों तरफ भीषण गर्मी फैल गई थी, जबकि भाला अभी तक पहुंचा भी नहीं था। इससे सबकी सांसें फूल गईं। शी म्यू के हाव भाव बदल गए। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और चमकती हुई सफेद रोशनी उसकी मुट्ठी को ढक गई और मुट्ठी की परछाई में बदल गई। फिर उसने जोर से गड़गड़ाहट के साथ अपनी मुट्ठी वांग तियान हाओ की ओर बढ़ा दी। धमाका। एक जोरदार गड़गड़ाहट से हवा भर गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े पत्थर ने आग पर जोरदार प्रहार किया हो। एक चिंगारी के साथ एक चमकदार रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। शी म्यू की पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी उसके प्रतिद्वंद्वी के हमले से बेहतर साबित हुई। अग्नि ड्रैगन की चमक मंद पड़ गई। इससे चांदी के भाले की नुकीली नोक दिखाई देने लगी। वह अभी भी अग्नि ड्रैगन की मंद चमक से ढकी हुई थी। अचानक हड्डियों के टूटने जैसी आवाज सुनाई दी और शी म्यू की भुजाएं सूज गईं। वे किसी बर्बर की भुजाओं की तरह मांसल दिख रही थीं। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसकी चमकदार और पारदर्शी मुट्ठी ने अग्नि ड्रैगन के सिर पर प्रहार किया। इससे एक तेज आवाज हुई। ये धातु के टकराने जैसी थी। आग बुझ गई और चांदी के भाले की नोक पूरी तरह दिखाई देने लगी। वांग तियान हाओ अपने भाले की नोक से गुजरी जबरदस्त ताकत से हिल गया। वह खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक उठी। हालांकि शी म्यू अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। उसने अपनी मुट्ठी ऐसे हटा ली जैसे कुछ हुआ ही न हो। वांग तियान हाओ ने अपने शरीर को स्थिर किया और दृढ़ता से खड़ा हो गया। उसने चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव लिए शी म्यू को देखा। फिर उसने अपने हाथों को ठीक किया और अपने भाले को एक अजीब मुद्रा में थाम लिया। शी म्यू ने अपने चांदी के भाले के पीछे लाल लाल जादुई अक्षरों की एक पंक्ति देखी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि भाला भी एक जादुई हथियार था। काला दानव संप्रदाय अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। भाई शी, अगर आप मेरे ड्रैगन टेल स्पीयर के हमले को विफल कर दें तो मैं अपनी हार सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, वांग तियान हाओ ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। ड्रैगन टेल स्पीयर एक विशेष मार्शल आर्ट थी जिसका उपयोग किसी की रक्तरेखा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था। वांग तियान हाओ ने काई युआन मार्शल आर्ट स्कूल के रक्त हॉल में प्रवेश लेते समय इसे एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में चुना था। केवल वे ही इस कला का अभ्यास कर सकते थे जिनके पास संबंधित रक्तरेखा होती थी। अचानक वांग तियान हाओ के भाले की लौ तेज और तेज हो गई। भाला आग में सांप की तरह लहराता और ऐंठता हुआ प्रतीत हो रहा था। गर्म हवा की लहरें भी पहले से ज्यादा तेज लग रही थीं। वांग तियान हाओ ने अपना भाला घसीटा, जिसकी नोक जमीन पर घिसट रही थी। फिर वह कुछ कदम पीछे हट गया और अपनी कमर को मोड़कर भाले का जोर बढ़ाया। अचानक भाले की नोक जमीन से उछल पड़ी। भाले की नोक से 1 दर्जन से ज्यादा अग्नि सांप भाग निकले और अविश्वसनीय गति से शी म्यू की ओर झपटे।
शी म्यू के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उसका दाहिना हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़ा और हवा में एक काली रोशनी कौंधी। फिर उसका काला ब्लेड कांपा और एक ही सांस में 13 काली ब्लेड छायाएं उत्सर्जित की। परछाइयां भाग गईं और अग्नि सांपों के समूह से टकरा गईं। बैंग बैंग बैंग, विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी। 13 ब्लेड छायाओं ने अग्नि सर्पों के हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। हालांकि ब्लेड छायाएं भी पराजित होकर तितर-बितर हो गईं। वांग तियानहाओ की आंखें संतुष्टि और प्रसन्नता से चमक उठीं। वह जहां खड़ा था वहीं घूम गया और उसके भाले की मजबूत पूंछ लाल सांप की पूंछ में बदल गई। फिर उसने उसे शी म्यू पर जोर से मारा। अग्नि ड्रैगन लहराती पूंछ। वांग तियानहाओ चिल्लाया। शी म्यू की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया। उसके काले ब्लेड पर अंकित मंत्र चमकदार लाल रोशनी से चमक उठा। तभी उसके ब्लेड की सतह पर एक प्रचंड ज्वाला उठी। वह सांप की पूंछ पर जोर से लगी, मानो कोई लंबी मूठ वाला धधकता हुआ ब्लेड हो। धमाका, एक गड़गड़ाहट भरी आवाज सुनाई दी। सांप की पूंछ पर एक भयंकर आग भड़क उठी। विस्फोट की प्रचंड शक्ति के कारण वांग तियानहाओ के लिए अपना भाला पकड़ना मुश्किल हो गया। नतीजतन उसका भाला हिल गया और हवा में उड़ गया। फिर वह नीचे गिरकर कई मीटर दूर जमीन में धंस गया। वांग तियानहाओ शी म्यू के चेहरे पर शांत भाव को घूरता रहा। उसके होंठ हल्के से हिले, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। इसके अलावा आसपास के अधिकांश सैनिकों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। नियमित रूप से जीवन मरण की स्थिति से जूझने वाले सैनिक सामान्य लोगों की तुलना में शक्तिशाली योद्धाओं की अधिक पूजा करते थे। एक सिपाही कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने आदरपूर्वक शी म्यू को 20 स्टील के तीर थमा दिए। ये तीर उसने कुछ देर पहले ही चलाए थे। हालांकि शी म्यू ने उसके प्रति कोई आभार व्यक्त नहीं किया। उसने उन्हें उठाकर अपनी तीर थैली में रख लिया। फिर उसने अपना बैंगनी स्टील का धनुष उठाया, मुड़कर लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। भाई वांग, तुम जो चीजें देने का वादा किया था उन्हें पास के गढ़ में छोड़ दो। मैं उन्हें किसी दिन ले आऊंगा। मुझे अभी एक मिशन पूरा करना है, इसलिए मैं अब और देर नहीं कर सकता। दूर से शी म्यू की आवाज गूंजी। मैं अपनी बात रखूंगा। वांग तियानहाओ ने शी म्यू के पीछे हटते हुए शरीर को देखा। फिर उसने आह भरी और ऊंची आवाज में जवाब दिया।